Okay, Malik. So, good evening, Malik. Welcome back. Okay. 3-4 चीजें अपन सॉर्ट आउट करते हैं एंड देन विल डिस्कस योर कोर कॉन्सेप्ट, मतलब सब्जेक्ट कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स कौन से है, क्या रोल प्ले करते हैं ना एग्जैक्टली। टू बी वेरी ब्रीफ अबाउट, ओके, 2 चीजें अपने को क्लियर करनी है अभी। पहला है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, और एक कॉन्सेप्ट समझाना है दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, तो रीजनेबल एश्योरेंस की कहानी जब हम लोग बात करते हैं, ओके, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट में जो जाता है दैट इज कॉल्ड, 2 चीज है, 2 वर्ड को याद रखिए। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैं एक 2 मिनट में अनम्यूट करता हूं, पहले एक बार आप थोड़ा सा मेरा समझ लीजिए, फिर अपन अनम्यूट करते हैं वो चीज के लिए मालिक, थोड़ा सा। ओके नमन भाई, एक 2 मिनट सिर्फ। रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि भाई यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक मैं बोलता हूं रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तुम 2 चीज करिए, 2 चीज समझिए, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस और एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। What is exactly a difference between absolute assurance and reasonable assurance? Absolute assurance मतलब 100% गारंटी मेरी कि इसके अंदर कोई झोल नहीं है, इसके अंदर झोल नहीं है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और जब मैं बोल रहा हूं भाई कि रीजनेबल एश्योरेंस, इसका मतलब ओके, मैं एश्योरेंस देता हूं कि इसमें झोल नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज हो सकता है कि यहां पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटेरियली मिसस्टेट। सर एग्जैक्टली मतलब क्या समझाना चाह रहे हो? रीजनेबल एश्योरेंस कैन बी एनी परसेंटेज बट नॉट 100%। रीजनेबल एश्योरेंस कैन बी एनी परसेंटेज बट नॉट 100%, यानी यहां पर कोई भी परसेंटेज हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता। एवरीबडी भारत माता की जय, समझ में आ रहा है एवरीबडी? ओके, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कोई भी परसेंटेज। सर कोई भी मतलब 99% रीजनेबल एश्योरेंस, 97% रीजनेबल एश्योरेंस, 90% रीजनेबल एश्योरेंस, 85% रीजनेबल एश्योरेंस, 80% रीजनेबल एश्योरेंस, 99.9% रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस क्या नहीं होता? 100%। सर हम लोग 100% गारंटी नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वापस मैं बोल रहा हूं, ओके, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। एवरीबडी मेरे साथ रहिए, रीजनेबल एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। वापस आ रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस समझ लीजिए। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब एनी परसेंटेज बट नॉट 100%, एनी परसेंटेज बट नॉट 100%। तो भारत माता की जय, एनी परसेंटेज कैन बी any, it can be 99 also, it can be 95 also, it can be 90 also, doesn't matter। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है, सर हम 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? ये भी क्वेश्चन आ सकता है मालिक। एवरीबडी, सब लोग का क्वेश्चन आ सकता है मालिक, सबके आत्मा, ओके यस मालिक आ सकता है। अब क्वेश्चन आता है, सर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? भारत माता की जय, सोच समझ के बोलिए। मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। उसको अप्रूव कौन करेगा? TCWG। और हमें देगा कौन? ओके, हमें देगा कौन? TCWG, मैनेजमेंट। ये लोग ही देंगे। यानी हमारे लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो बना के कौन देगा हमें? एविडेंस कौन देगा हमें? मैनेजमेंट और TCWG। यानी अब इमेजिन करो, अगर मैनेजमेंट को कोई एविडेंस छुपाना ही है, मैनेजमेंट को कोई एविडेंस छुपानी है, बिकॉज यू आर टेकिंग एविडेंस फ्रॉम होम? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट तुम्हें बोलता है भाई हमारा ये चीज हुआ ही नहीं, एग्जांपल मेरे ये बैच हुई ही नहीं है सर, ये बैच हुई ही नहीं है, पेपर पे रिसीट नहीं है मेरे पास हुआ ही नहीं है, पैसा ही नहीं आया। ओके, इसको एविडेंस तुम मेरे को बताओ, क्या तुम्हें फ्रॉड ढूंढना है? वापस मैं पीटेगा मां कसम तोड़। मैं ब्रेक के पहले अपन क्लियर किया है, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड? नहीं, ले हमें ढूंढना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है क्या। यानी ये लोग बता रहे हैं सेल्स, एग्जांपल बोल रहा हूं, सेल्स एक्स है, लेकिन मुझे लग रहा है सेल्स एक्स प्लस वाई है, लेकिन एविडेंस कौन देगा? उसने दिया ही नहीं, तुमको मिल ही नहीं रहा। अब क्या करोगे तुम? इसलिए तुम्हारे पास कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं। क्या होते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या तुम्हारे पास पावर है, तुम पुलिस इंस्पेक्टर को लेके जाके ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकते हो? अगर मैनेजमेंट बोला घुसना मत, क्या करेगा तू? मेरा क्वेश्चन है, तू क्या करेगा? क्या उखाड़ क्या लेगा मैनेजमेंट का?
क्या उगाड़ लेगा टीसीएल? तू ज्यादा ज्यादा किसको जाके कंप्लेंट करेगा? शेयर होल्डर को बोलेगा भाई है ये लोग झंडू लोग है, ठीक है शेयर होल्डर बोल रहे मालूम है। अब समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ओके, यानी आपको समझना जरूरी है कि आपके पास जो एविडेंस आने वाला है कौन देने वाला है? मैनेजमेंट। एवरीबॉडी समझ, आप कुछ एग्जांपल समझ, मतलब मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं अभी, क्या समझा रहा हूं मैं? कुछ समझ में आ रहा है सब लोग के? मतलब ब्रेक के बाद ऐसा नशे में दम मारो दम, ऐसा नहीं है ना भाई? आए ना, नॉर्मल है ना भाई? ठीक है भाई, वैसे सैटरडे को होता है वो। नहीं भाई, मैं तो उसके अपन आप मतलब नहीं, ऐसा अपन तो उससे बहुत अलग है भाई, अपन बहुत ये दूर है इससे। देयर आर सर्टेन थिंग विच इज कॉल्ड गुड हैबिट, बैड हैबिट, एवरीथिंग एवरी टाइम, बैड हैबिट गुड हैबिट कोई भी है भाई। खाने पीने के ऊपर अपन कुछ नहीं बोलते, लेकिन मतलब पीने के ऊपर मतलब पानी क्या मतलब ऐसा, बाकी सब चीज़ें जो गलत है भाई गलत है भाई, ऐसा है परसेप्शन है, ठीक है भाई, इट्स ओके। तुमको बोल लग रहा है भाई ये सही है तो ठीक है भाई, बट गलत है, ऐसा पापा मम्मी बोलते हैं, मालूम है ना? पापा मम्मी तेरे को यही बोलेंगे, तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन गलत है, ये सिनेरियो होता है भाई, जनरेशन गैप। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे पास होगा, पहला प्रॉब्लम आप समझिए, मैनेजमेंट के पास जाके मांगना पड़ेगा, दे माई एविडेंस, वो देगा। वो बोला नहीं देता एविडेंस, तू क्या कर लेगा? मेरा पहला क्वेश्चन है, आंसर दे उसका। नहीं कर सकता तू इन्वेस्टिगेटर नहीं है, मैं बोलो तू इन्वेस्टिगेटर नहीं है, पुलिस ऑफिसर को लेके जाके उधर नहीं जा सकता, तू घुस नहीं सकता पुलिस ऑफिसर को जाके बोल नहीं सकता ए पुलिस ऑफिसर ये देख ये एविडेंस नहीं दे रहा है। पुलिस ऑफिसर बोलेगा अरे भाई पागल आदमी, और बोले इंस्टीट्यूट अपना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो क्या वाट लगा रहा है इंस्टीट्यूट की? ओके, ये नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। कुछ समझ में आ रहा है? सर मेरे को बताओ, ऐसा हो नहीं सकता क्या आपके साथ? ओके, रिपोर्ट तो कर सकते हैं ऋषल भाई, रिपोर्ट कौन नहीं बोल रहा है, रिपोर्ट तो कर सकते हैं, पर रिपोर्ट करना वही बोल, रिपोर्ट करना मतलब क्या? हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमको पता नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, यही बोल सकते हैं। रिपोर्ट करो ना, कौन मना कर रहा है? रिपोर्ट करो ना, लेकिन क्या हम घुस के एविडेंस ले सकते हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टिगेटर होते, इन्वेस्टिगेटर मतलब समझ में आ रहा है, पुलिस ऑफिसर, अगर तुम इन्वेस्टिगेटर होते, ओके, तुम्हारे लॉ में होगा, टैक्स में होगा, टैक्स में आएगा, रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, क्या वो घुस सकते हैं बिंदास? तुमको निकाल के घुस सकते हो वहां पे। ओके, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, मेरे ख्याल से मेरा पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके मैं क्या समझा रहा हूं अभी, क्या समझा रहा हूं मैं ये समझा रहा हूं, हम लोग कौन सा एश्योरेंस नहीं दे सकते? रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते। मतलब तू तो पीक पे कौन सा एश्योरेंस नहीं दे सकते? एब्सोल्युटली। मैं बोला तू ऐसा, तू घाई में था ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तू रीजनेबल बोलना था, थ्री थिंग्स ऑल, मतलब एवरी लेक्चर टीचर्स यू। और ये अभी जो इधर बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, उनके तो लाइफ एकदम सॉर्टेड रहती थी, मतलब तुम भी घर पे बैठे थे तो लाइफ सॉर्टेड थी। क्या था? ओके, जाते थे, जब बैठे बैठे खाते थे, ओके, तुमको बोला कैमरा चालू प्लीज, निकुंज ऑन द कैमरा, निकुंज बोला ये ऐसा ही होता था। तुमको अगर किसी ने बोला कैमरा ऑन कर, तो तू यही करता था। लेकिन फेस टू फेस में तो तेरी तो हालत वैसी अटक जाती है, फेस टू फेस में तो मालिक गड़बड़ है ना। पर तीन चीजें तुमको हर लेक्चर तुमको सिखाता है, थ्री थिंग्स एवरी लेक्चर टीचर्स यू। सर मतलब अभी तो बहुत जन ये बोलने लगे साला ये तो तीन चीज ही बोलते रहता हमेशा। हाँ, क्योंकि तीन चीज है। ओके, तो तीन चीज सिखाता है। ओके, पहला पॉइंट लेक्चर क्या सिखाता है? हाउ टू स्लीप विथ योर ओपन आईज। शिद्दत से सच्ची बोलना सालो, आत्मा पे हाथ रख के बोलना, मां कसम सालो तुम दोपहर से बैठ रहे हो लेकिन झपकी निकाली होगी, मेरा भी लगे ऐसा वर्ड हो रहा। तो पहला पॉइंट, हाउ टू स्लीप विद योर ओपन आईज। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से सब लोग सीखे होंगे। ऑनलाइन में ये टेंशन नहीं है ना, ऑनलाइन में हाउ टू स्लीप विद ओपन आईज, देयर इज नो लॉजिक। स्लीप विद क्लोज आईज, स्लीप मैन क्लोज आईज, अरे भाई। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू यॉन विदाउट ओपनिंग द माउथ। सेकेंड चीज जो एकदम शिद्दत से गया। और तीसरा पॉइंट, हाउ टू ईट इन द क्लास। और किस्सा मतलब एकदम किस्सा तोड़ होता है, मतलब कभी कभी लेस खा लिया, लेस तेरे मुंह में गया और ऐसे ही देखा और तेरे तरफ नजर गई, और उसी टाइम में करण कर रहा है, बोल रहे
मतलब आदमी वो वेफर को कैसे टुकड़े करता मालूम है ना तू? तो बट ऑनलाइन में लास्ट 2 साल से अपनी जिंदगी थोड़ी सी ऑनलाइन में क्या एकदम सुखद रही है। हमें कंफर्ट जोन था, हमें जैसा चाहिए वैसा था, जिंदगी वैसी थी। पर एग्जाम में वैसा नहीं हो रहा ना। अगर एग्जाम में भी ऐसा हो जाए, मन किया गिव योर एग्जाम, मैं पेपर में बैठा, ओके एग्जाम में नहीं नॉट लाइक आई विल गिव इन नेक्स्ट डे, प्लीज इंस्टीट्यूट ऐसे ऑप्शन दे दे तुम, कितना सही हो जाए ना। हाँ मजा आ जाए, मजा आ जाए, हाँ क्या जिंदगी आसान हो जाए। यही तो पॉइंट है, कच्चा बादाम। आधा साला जिंदगी आसान करने में चले जाते अपन लोग। तो भाई मैं आपको ये बता रहा था, आपके पावर आप समझो। पहला पावर है, आप घुस नहीं सकते कोई भी एंटिटी में। यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटर। ओके, तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो मालिक, तुम ऑडिटर हो। ऑडिटर पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता। ऑडिटर आएगा, मना कर दिया, ऑडिटर खाली रिपोर्ट कर सकता है। जैसे उसने बोला रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट करना कौन मना कर रहा है? रिपोर्ट किसको करेगा? शेयर होल्डर अगली बार क्या करेगा वो ठीक है, पर तेरे बारे में तेरा डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो अपना काम हो गया ना, रिपोर्ट कर लेना, चल निकलता है भाई में। ऐसे हो जाएगा। शेयर होल्डर बोला तूने रिपोर्ट कर दिया ना, अभी आगे क्या करना? हो सकता है शेयर होल्डर भी मिले, हो सकता है शेयर होल्डर भी चाहते हैं कि वैल्यूएशन बड़ी कंपनी का, क्या पता तेरे को, तू क्या कर सकता है। पहला पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मैं क्या समझा रहा अभी वापस रिपीट में आ रहा हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते। और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ईयर एंड। ओके, मेरे को बताओ, लेकिन क्या ईयर एंड में ऑडिट करोगे आप? थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के बताओ मेरे को। बताओ पीएनएल बैलेंस शीट कब बनेगी रे तेरी? पीएनएल बैलेंस शीट कब बनेगी तुम्हारी? पीएनएल बैलेंस शीट कब बनेगी तुम्हारी? 31 मार्च को। यही एवरीबडी एग्री? 31 मार्च जो भी ईयर एंड होगा। यानी एग्जांपल अभी थोड़ा सा ईयर एंड ले लेते हैं अपन, 2021 2022। ओके, यानी अप्रैल से लेकर मार्च। एवरीबडी अपन ये फिगर ये यूज करेंगे हर टाइम, अभी आप सारे एग्जांपल के लिए। तो अब मेरे को बताओ, ओके इसका ऑडिटर अपॉइंट कब किया जाएगा? ओके नेक्स्ट ईयर में। ओके नेक्स्ट ईयर में। ओके अभी इसमें इनकम टैक्स के लॉजिक मत लगाना, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। जिस साल का ऑडिट करना है उस साल में ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। सबसे पहले दिमाग में रखो, जिस साल का ऑडिट करना है उस साल में ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। यानी मेरे को बताओ ऑडिटर कब अपॉइंट किया गया? हुआ अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22। एवरीबडी पक्का क्लियर? पक्का क्लियर? ओके अभी अगर ये समझ में आ गया तो एज्यूम करते हैं, छोटा सा एजम्पशन ले लो। ओके इसका मतलब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जुलाई 21 में। तो अब मेरे को बताओ क्या 31 मार्च तक मैं गोटे खेलूंगा? 31 मार्च 23, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेंगे नहीं, तो क्या गोटे खेलेंगे अपन ने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, करना क्या मतलब? बैठे ऐसे बैठे रहेंगे, क्लाइंट अच्छा है, तू मैनेजमेंट ही अच्छा है, अच्छा ऐसे करेंगे अपन? नहीं, फिर क्या करेंगे? क्या ऑडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है क्या? तो फिर कैसे करोगे आप? पीएनएल तो बनेगा। पीएनएल क्या हर महीने का पीएनएल बनेगा? नो, एस्टिमेशन होता सर। क्वार्टरली बनाएगा? क्यों क्वार्टरली? मेरे को नहीं बनाने का क्वार्टरली। हाफ ईयरली कौन सा इनकम टैक्स से बनता है भाई? मैंने आज तक नहीं बनाया। हाँ एडवांस टैक्स, वो एडवांस टैक्स मेरे को नहीं भरने का, नहीं भरने का एडवांस टैक्स ही नहीं भरने का मेरे को। तो अब ये बोल रहा है हाफ ईयरली बनता है, वॉट एवर इट में भी। मतलब मेरा क्या है, आगम भाई सर म्यूट फॉर ऑल कर दो। मैंने किधर अनम्यूट किया? मेरे हाथ में नहीं है भाई। मेरे को ये वैसे भी इससे मैं बहुत भार हूँ। तुम तो जो बड़बड़ करना करो, मैं अपने पढ़ाने में रहता, मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करता, अब्बा डब्बा चब्बा। तो मेरा पॉइंट एकदम क्लियर रखो। भाई साहब ने बोला सर हाफ ईयरली बनता, प्लीज ये समझो यार, ये हाफ ईयरली एडवांस टैक्स के लिए बनाएगा, वो कौन सा बनाएगा, वो रियलिस्टिक होगा या आगे का प्लानिंग का होगा? मेरे को पता एडवांस टैक्स अभी जितना कमाए उस पर भरते या आगे की प्लानिंग के हिसाब से भरते पूरा एडवांस टैक्स? कोई एडवांस टैक्स बोल रहा है, एडवांस टैक्स बोला, एडवांस टैक्स भरना मतलब क्या करना? यानी एग्जांपल ये एडवांस टैक्स तुमको मालूम है क्या? हाँ ठीक है, तो एडवांस टैक्स मेरे को बताओ, कैसे 21 से 22 के लिए जो एडवांस टैक्स बनाया होगा तो सितंबर में बनाया होगा। अब सितंबर में कितना एडवांस टैक्स भरूंगा कैसे मालूम पड़ेगा? पूरे साल का फिगर लगाते हैं ना अपन, पर वो एक्चुअल होता है या बजट होता है? एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेट का ऑडिट करने का मतलब, एस्टिमेट का ऑडिट कैसे करोगे? तुम्हारे लिए गड़बड़ होगी भाई और बहनों। एस्टिमेट का ऑडिट कैसे करोगे? एस्टिमेट का ऑडिट नहीं होता कभी। अगर एस्टिमेट का ऑडिट करवा रहे तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि आपने 2021 से लेकर 2030 का ऑडिट अभी कर लो ना, एक साथ में खत्म करते प्रोजेक्ट। एक काम कर, तू 9 साल का कितना लेगा बोल, और ऑडिटर भी खुश हो जाएगा। चल भाई 9 साल का एक साथ में पैसा आ रहा है, ऑडिट करना कि नहीं करना जोड़ दे। पैसा तो आ जाए। तो ये नहीं होगा ना मालिक।
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये समझना जरूरी है। ओके, मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझ रहा है मेरे क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, आपको समझ रहा है दिक्कत क्या आएगी आपको। आप देखो, आपके अंदर बहुत सारे रोल होंगे, आपने अभी तक जो चालू किए होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट चालू किए होंगे, आपने शायद अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपको अकाउंटेंट का फील आया होगा, आपने जब लॉ पढ़ा होगा तो आपको अंदर लॉ का फील आया होगा, आपको लगा होगा भाई लॉ तो आज तो उड़ा ही दूंगा केस है। ओके, आपने जब टैक्स पढ़ा होगा तो आपको तो ऐसा लगा था माँ कसम मैं तो ऐसा कैलकुलेशन बनाऊंगा कि जिंदगी में किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तूने तो टैक्स प्लानिंग ना, टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स प्लानिंग, तूने तो ऐसा ही कुछ प्लान कर, तू तो तेरे दिमाग लगाया होगा तूने। इनडायरेक्ट टैक्स में तू जीएसटी के बारे में तो सुना होगा, मां कसम साला इधर जीएसटी, तू तो अभी तो पार्ले जी खरीदता, बोलता मैं साला इतना गवर्नमेंट को दे रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही बे मेरे लिए, पार्ले जी पे मैंने इतने पैसे दिए बे, मतलब पार्ले जी का टोटल कैलकुलेशन करते करते तू देखेगा तो मां कसम साला मतलब तेरे को नहीं लगता है पूरी जिंदगी में जितना पार्ले जी खाएगा, जितना जीएसटी खाएगा उतना इसमें घर आ जाता है। अरे है भाई कैलकुलेशन, तुमको नहीं मालूम हो रहा होगा भाई, पर ये इतना गवर्नमेंट को दिया, डोंट यू थिंक ऐसा ऐसा तुम्हारा जो भी रोल होगा, आज आप एक रोल में घुस रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर का रोल, जिसमें आपको आपकी जिम्मेदारी मैंने ब्रेक के पहले बताई। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है और शेयर होल्डर ने क्या बोला है कि भाई ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर क्या बोला, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं ये बताइए। तो इसके लिए तुम काम करने लग गए, तुम काम करने लग गए तो तुम कौन सा एश्योरेंस दोगे अभी, एब्सोल्यूट या रीजनेबल। अब रीजनेबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, रीजनेबल क्यों बोल रहे हैं उसका डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। पहला डिस्कशन मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा ये इमेजिन कर, तेरे को मैंने जुलाई में अपॉइंट किया, ओके एग्जांपल एडनोवेट का ऑडिटर है तू, जुलाई में आया, तो जुलाई से लेकर मार्च तक कुछ नहीं करेगा, इधर आएगा चाय कॉफी पी के जाएगा, करण सर को हाय बोलेगा, सागर सर को हाय बोलेगा, ओके धवल सर को हाय बोलेगा, ओके आशीष सर को हाय बोलेगा, अमित सर क्या झमके है चल भाई, ऐसा 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 सब चलेगा तेरा, ऐसे ही काम चलेगा नहीं, काम करेगा नहीं इधर, काम क्या करेगा। अभी एग्जांपल है वॉट एवर इट में भी, उसने क्या बोला, वो बजट के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बजट का कभी ऑडिट नहीं होता है, फिर एस्टिमेट्स का कभी ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट किसके होते हैं, ट्रांजैक्शन जो हो चुके हैं। अगर मैं तेरे को बोलूंगा सैलरी 10 करोड़ अगले साल देने वाला हूँ, इसका ऑडिट कैसे करेगा मेरे को बता। अभी ब्रेक के पहले मैंने तेरे को सैलरी का ऑडिट कैसे करते बताया ना मैंने, मेरे को बता अगले साल का सैलरी 10 करोड़ देने वाला हूँ, ऑडिट करके बता। नहीं हो सकता क्योंकि तेरे को मालूम ही नहीं ना एम्प्लॉय कितने हैं, मैं तो 10 करोड़ मैंने एस्टिमेट्स बताया मेरे, तो मेरे को बता ऑडिट किसका करेगा, जो हो चुका है या जो होने वाला है। यूजुअली मेरा और मैनेजमेंट का एक एग्रीमेंट होगा, जिसके अंदर मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा और एडनोवेट का एग्रीमेंट होगा, जिसमें एडनोवेट ये बोलेगा ठीक है तुमको हर एक महीने में हम लोग ट्रांजैक्शन जो हुए उसके डिटेल देंगे। हो सकता है एडनोवेट ये भी बोले हम पीएनएल बना के देते रहेंगे हर महीने, हो सकता है, बट दैट इज नॉट दैट इज अ कंडीशनल। किसका एग्रीमेंट है, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर एंड मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, मैनेजमेंट वर्ड, शेयर होल्डर नहीं, मैनेजमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे वर्डिंग्स में अगर कुछ भी प्लस माइनस आया तुमको मालूम है 30 मार्क तुम झोल में डालोगे। 30 मार्क मतलब एमसीक्यू, 30 मार्क का एमसीक्यू है आपका और 70 मार्क्स का थियरी है। और 30 मार्क्स का एमसीक्यू अपने को 30 में से 30 निकलते हैं ऐसा श्योर शॉट है। 30 में से 30 में चल 30 में से 2 मार्क भी ऊपर नीचे हुए, 27-28 निकलना नॉट ए बिग डील। और इमेजिन करो थियरी, ओके अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाया उसमें ट्रू एंड फॉल्स आता है 10 मार्क का, यानी 40 मार्क तुम्हारा श्योर शॉट है। श्योर शॉट मतलब एकदम तोड़ है। ओके 40 मार्क के बाद साला तुम मेरे को बता 60 निकलना क्या दिक्कत है। और मैं तेरे को ये गारंटी देता, बाकी तो छोड़ दे, अपना ये अपने लेक्चर अपन फेज मैनर में करने वाले, 3 फेजेस में करने वाले। पहले ये अपन अप्रोक्सीमेटली मैंने डिसाइड किए हुए 7 दिन, फिर एक 7-8 दिन का, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि भाई यार एक बार बैच पूरा खत्म हो गया तो मजा भी खत्म हो जाता, मतलब थोड़ा मजा ये है, पर ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली। और हर एक टाइम पे पूरा रिविजन मेरी तो गारंटी आपको लास्ट डे तक की है। अब तो खाली लेक्चर केस में नहीं है, तो 3 फेज में अपन डिसाइड करेंगे। मेरे को देखो अप्रोक्सीमेटली जिस हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स है उसके हिसाब से अपने को अप्रोक्सीमेटली 20-22 डेज लगेंगे। 20 से 22 लेक्चर का काम है अपने लिए। 80 आवर्स अपने को लगते हैं कंटेंट वाइज, ओके पूरा 80 घंटे का काम। और 80 घंटा आप इमेजिन करो, तुम कोई भी सिलेबस लो और मैं 80 आवर्स का प्रॉमिस कर रहा हूँ, 80 आवर्स में आई एम डिस्कसिंग और कंप्लीट कंटेंट, यू कंपेयर विथ मॉड्यूल ऑल्सो, बाकी छोड़ दो। इमेजिन करो कितना सही सेट किया। और उसके बाद अगर थियरी अपने को मालूम है 40 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू है, ओके और एमसीक्यू ऐसा नहीं आएगा ले बेटा ले एमसीक्यू ऐसा एक्सप्लेन विच इज ए एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ए अब्बा बी डब्बा, अरे ऐसा नहीं होएगा। आपको पता है मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझो ये क्यों इतना सीरियसली लेना चाहिए कंटेंट को। हंस के लो, अरे मैं कुछ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता भी वैसे ही हूँ। मैंने आपको वही बताया कि भाई आपका बेस्ट टाइम निकलना चाहिए, लेकिन लास्ट में आपको ऐसा होना चाहिए मां कसम साला ये तो कहानी खत्म है। तब ये क्वेश्चन क्या आएगा मन में, आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट या बेस्ट कौन सा है। यानी मेरे को बताओ क्या चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है कि नहीं है। 100% चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज बेस्ट, यानी ऑल 4 आर बेस्ट। आपका जजमेंट
और आपको कम से कम 18 मार्क ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। आपके 9 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 9 से 12 क्वेश्चंस आपके इस टाइप के रहेंगे, जो 2 मार्क के रहेंगे या 1 मार्क के। अब इमेजिन करो अगर आप खाली रटे हुए हो, अब कहाँ से आप बेस्ट या लीस्ट भी आ सकता है, लीस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट सफिशिएंट और लीस्ट एप्रोप्रिएट, यानी ऑल 4 आर एप्रोप्रिएट, बट 4 में से सबसे लीस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? तो दिमाग क्या लगाना समझ रहा है? तो फिर अपने को आज जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको बहुत शिद्दत से समझनी है। इसलिए आप ये चीज दिमाग में रख लो, जब भी ऑडिट होता है एस्टिमेट्स का ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? क्यों? ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो एविडेंस कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये सब चीजें मेरे लिखने वाले में, ये तो खाली आज समझना है, ये सब चैप्टर में है, लेकिन सर स्टार्टिंग में फिर क्यों समझा रहे हो? क्योंकि कोई भी चैप्टर चालू करूं तो आपका बेस रेडी होना चाहिए। कल से जब मैं चैप्टर चालू करूं, ओके, सारा मतलब आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बार, मतलब हर चैप्टर में मेरे को समझाना ही पड़ेगा, उससे अच्छा अपन पूरा स्ट्रक्चर तो रेडी कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैनेजमेंट सब मेरे को एविडेंस दे रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट छुपा भी सकता है मुझसे। दूसरा सिनेरियो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, जिसके अंदर ये है कि इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी और जब ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, ट्रांजैक्शन यानी मेरे को बताओ, तब तू जुलाई का ऑडिट में आएगा तो इंफॉर्मेशन कब की मिलेगी तेरे को? जुलाई तक की मिलेगी। जुलाई की नहीं बोलूं, जुलाई तक की, यानी मेरे को बताओ अप्रैल की कब मिलेगी तेरे को? अप्रैल की कब मिलेगी? जुलाई। यानी मेरे को बताओ ट्रांजैक्शन कब हुआ? अप्रैल। ट्रांजैक्शन कब हुआ? अप्रैल। ट्रांजैक्शन कब हुआ? अप्रैल। और तेरे को मालूम कब पड़ रहा है? जुलाई। डोंट यू थिंक जब इंफॉर्मेशन बनती है, जब ट्रांजैक्शन होते हैं और जब तुमको मिलता है, क्या उस टाइम में गैप रहा तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है? इनहेरेंट लिमिटेशन कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, मार्च से चालू करते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जुलाई तक जो हुआ अगस्त से चालू करते हैं। तो तेरे को क्या लगता है? अभी वापस मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले समझाया था, मतलब थोड़ी देर मैं जब बोल रहा हूँ पिछले लेक्चर में, मेरे को बता क्या 100% ऑडिट करेगा तू? बॉस इंटरनल ऑडिटर हो जाएगा। अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। 2 ऑडिटर नाम दिमाग में फिट कर लो, कौन सा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। एग्जाम्पल, ऋषभ इंटरनल ऑडिटर है एडनोवेट का। इसका मतलब ओके, एडनोवेट के जो मालिक है वो जो बोलेंगे ऋषभ वैसा करेगा, ऋषभ वही करेगा जो मैनेजमेंट बोलेगा। मैनेजमेंट बोला इधर ये रखना, यही कर, इतना ही काम कर, बाकी कुछ देख भी मत, ब्लाइंड रहे, खत्म स्टोरी। ऋषभ वैसे ही करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। उसका काम है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फिगर है उसके बारे में पूरा सब पता करना। और मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, ओके, एग्जांपल एडनोवेट का। अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो मैं जाऊंगा, मैं सारी चीजें पता करूंगा। यानी मेरा स्कोप कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट या लॉ? और इसका स्कोप कौन डिसाइड कर रहा है? यानी इसने कितना काम करना चाहिए कौन बताएगा? मैनेजमेंट। लेकिन मेरे को कौन बता रहा है मैंने क्या करना चाहिए? इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरा अपॉइंटमेंट रेगुलेशन से हो रहा है, कुछ झेप रहा है मालिक। तो ये पॉइंट समझ में आया? अब इसका मतलब अगर मैं 100% स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं ऑडिट करते बैठूंगा तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं रहूंगा, इंटरनल। ओके, पूरा वो उनका एम्प्लॉय जैसे रहूंगा ना रे मैं। इसीलिए लोग बोलते हैं भाई इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो जब तुम्हारा ट्रांजैक्शन, इसका मतलब तुम्हें हर 24/7 उनके पास रहना है क्या? नहीं। ओके, तो इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन होगा और जब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस दिन में गैप होगा और इस टाइम पे वो तुम्हारे लिए चेंज हो सकता है। तो तुम्हें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जो मिलेगी जब हुई है वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या इसकी गारंटी है? नहीं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, तो मेरे को बताओ वापस तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है? तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है? वर्डिंग्स पे रहिए, मेरे वर्डिंग्स पे रहिए। तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस? मेरे साथ रहिए प्लीज, मेरे साथ रहिए। रीजनेबल एश्योरेंस या एब्सोल्यूट? रीजनेबल। अगर सब लोग समझ गए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, इसका मतलब मेरे को बताओ कितना परसेंटेज? Any percentage but ठीक है, I am just giving any percentage but not 100. So I am giving just example. 10 me 95% and 99% is reasonable assurance? दोनों के दोनों? yes. फिर मेरे को बताओ अगर मैं तुमको 95% देता हूँ और मीत तुम्हें 99% देता हूँ तो दोनों में फर्क क्या है? जजमेंट का डिस्कशन ही मत करो, ये जजमेंट का पॉइंट नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? मेरे को इंडिविजुअली आंसर चाहिए। आई विल वेट फॉर दिस आंसर। ये मैं इसके लिए टाइम दूंगा, मैं शिद्दत से वेट करूंगा इस आंसर के लिए। मेरे को चाहिए जजमेंट क्या है। 1 मिनट पहले मैं एक करके अपडेट करता। कोई मेरे को बताओ इंडिविजुअली, फिर मैं ऑनलाइन 1 मिनट रुकिए, मैं इधर पर ऑडिटर 99% मीत दे रहा है, 99% है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 99% की है। और अमित की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम एश्योरेंस। अमित कम एश्योरेंस
अमित कम एश्योरेंस दे रहा है, ये तो ठीक है एश्योरेंस दे रहा है, पर इसका कंक्लूजन क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट रिपीट, तुम मेरा पॉइंट मत रिपीट करो, मैं बोल रहा हूँ इसका कंक्लूजन क्या है, इससे तुम इंटरप्रिटेशन क्या लगा सकते हो? अमित तातेड़ 95% दे रहा है और मीत 99% दे रहा है, क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, अमित तातेड़ बोल रहा है ओके 95%, ओके आई एम गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री, फाइनेंशियल करेक्ट बोलने का ही नहीं वर्ड, अपन को ऑडिट का ही वर्ड चाहिए, जब ऑडिट के फॉर्मेट में रहोगे वो ऑडिट का ही वर्ड चाहिए अपने को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये क्लियर है? अब मेरे को बताओ मीत क्या बोल रहा है? 99% रीजनेबल एश्योरेंस है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है मालिक, अब मेरे को प्लीज इसका कंक्लूजन बताओ, एक हाथ इधर का पंटर कोई, यस पंटर तू बता। एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट नहीं रहे, कंक्लूजन चाहिए, कंक्लूजन। एक्यूरेट कभी नहीं होगा, मैंने आपको ये स्टार्टिंग से बताया, एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट का पॉइंट यस, 99 वाले पे ज़्यादा रिलाई कर सकते 99 वाले पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। 99% वाले एफिशिएंट है, एफिशिएंट कैसे बोलोगे? एफिशिएंट मतलब क्या मालूम है क्या? एनी आइडिया व्हाट इज द वर्ड अबाउट एफिशिएंट? लेट मी क्लियर यू, बिकॉज इसमें भी एक जन ने मानव ने भी इधर बोला एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 100 के ऊपर। नहीं रे, हाँ, शायद इंटरप्रिटेशन चेंज करना पड़ेगा फिर। इंटरप्रिटेशन प्लीज अंडरस्टैंड, पहले दो वर्ड क्लियर कर दो और एक दो वर्ड लेके आता हूँ, फिर वापस ये वर्ड का उपयोग करते वक्त शांति से समझना। एंड देखो इंटर में whichever the one of the biggest problem you will face is that you are dealing with multiple subjects, and when you are dealing with multiple subjects, one subject is having its own interpretation and another subject will have its own interpretation. Right now I am discussing the interpretation of audit. Okay, one word is effective, जो आपने शायद सुना ही होगा, effective, and one word is efficient. What this two interpretation word means? Okay, anyway ये कुछ चैप्टर 8 में कवर करेंगे अपन, बट टू द एक्सटेंट इन दोनों वर्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है प्लीज सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। ये चैप्टर 7 में बताऊंगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट में अलग रहेगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो क्योंकि वापस तुम्हारा गड़बड़ नहीं हो जाए। जब मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव ऑडिट हो रहा है, इसका मतलब मैंने बहुत तोड़ ओपिनियन दिया है, मैंने तोड़ ओपिनियन दिया है, यानी मेरे ऊपर डाउट करने का इच नहीं, कम से कम डाउट होएगा। और जब मैं बोल रहा हूं एफिशिएंट है, यानी मैंने ऑप्टिमम रिसोर्सेस में मैंने ओके तोड़ रिजल्ट निकाला है। एफिशिएंसी अब मेरे को बताओ, जब मैं 99% बोल रहा हूं, मैं कहां से टाइम का बता रहा हूं तुमको? मैं कोई टाइम के बारे में बता रहा हूं क्या? मैं इतने देर में ऑडिट खत्म किया, मैंने बोल रहा हूं 3 महीने में ऑडिट खत्म किया, 6 महीने में ऑडिट खत्म किया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूं, 3 महीने में ऑडिट खत्म किया और एक बंदे ने 6 महीने में, और दोनों का 95 रीजनेबल पर्सन है, 95 रीजनेबल एश्योरेंस है। एक बंदे ने कितने महीने में ऑडिट किया? 3 महीने, और एक बंदे ने कितने में? 6 में, और दोनों का रीजनेबल एश्योरेंस कितना है? तो मेरे को बताओ कौन सा मोर एफिशिएंट है? 3 महीने वाला ज्यादा ये एफिशिएंसी है। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? यस ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, तो ये एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी सबको समझ में आई? एफिशिएंसी इज विथ टाइम। ऑडिट कैन बी मार्क असम तोड़ एफिशिएंट। कैसे? लास्ट में मैंने क्या बोला? कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देगा। अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट को कंपेयर कर लो, मेरी गारंटी, दूसरे सब्जेक्ट को कंपेयर कर लो, ओके ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 मार्क का है। ओके मैं मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके मेरे कोर सब्जेक्ट कुछ भी होना, मैं बता रहा हूँ ये ऐसा सब्जेक्ट है, शिद्दत वाला सब्जेक्ट है, 80 घंटे में तुम्हें 100 मार्क कवर कर रहा है। भाई तुम्हारा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है जो 80 घंटे में तुम्हें 100 मार्क्स देगा। मैं जब 80 बोल रहा हूँ तो 80 पकड़ के मत बैठना, 2-4 घंटे ऊपर नीचे, मतलब ऐसा 80, मतलब ऐसा नहीं होगा 80 का 100 होगा। यहाँ पर ये हो सकता है, एक जोक मैंने एक्स्ट्रा मार दिया था, ऐसा भी तो हो सकता है, एक जोक मैंने एक्स्ट्रा मार दिया, एक ऋषभ का एक जोक एक्स्ट्रा हो गया, अभी क्या करेगा फिर? तो हो सकता है ना 2-4, समझा तुम? मतलब 80 पर लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, अगर सब्जेक्ट एफिशिएंट की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट है जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देगा? ये डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, बट इफेक्टिव कम्स ओनली व्हेन यू अटेंड द कंटेंट। एक होना एफिशिएंट होना, एक इफेक्टिव होना। ओके, तो कमिंग बैक ऑन एफिशिएंट के पॉइंट, अभी कोई मत बोलो। ओके, जिसने भी एफिशिएंसी के बारे में बोला वो गलत है, ये मैं क्लियर बता दूं। तो आपने एफिशिएंसी का बोला, गलत है भाई मालिक। मेरे को इफेक्टिव है, ये तो अभी समझ में आ चुका है। तो मेरे को बताओ दोनों में से तोड़ इफेक्टिव कौन है? 99। सब लोग को एग्री हो रहा है, लेकिन लेस इफेक्टिव कौन है? अब इसका कंक्लूजन बताओ ना, इसका कंक्लूजन चाहिए मेरे को मालिक, कंक्लूजन चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर कंक्लूजन, गुड कंक्लूजन। यस पंटर। इकोनॉमिक डिसीजन का लेना देना ही नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन का पॉइंट नहीं है। यस मैडम। नेग्लिजिबल डिफरेंस है इधर कोई? यस उदित तू बोल।
सर मतलब जो 99% वाली जो ऑडिट है वो सर 99% रिस्क फ्री है, यानी कि उसमें मिस स्टेटमेंट कम है। सिर्फ 1% चांस है मिस स्टेटमेंट होने का उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वहीं सर 95% वाली में 5% रिस्क की चांस है और 95% रिस्क फ्री है। ठीक है, मतलब मैं नियर अबाउट बता रहा हूँ। ठीक है, नियर अबाउट उदित ओके एक्सेप्ट करता है। बोले एक हाथ कोई और पंडर, यस पंडर लास्ट बेंच, लास्ट। ज़्यादा एविडेंस मिले रिलाई करे, ज़्यादा एविडेंस, यानी इसका कहना तो ये कहना रहा है ज़्यादा एविडेंस किसने लिया होगा? 99% वाले ने। कम एविडेंस किसने लिया है? और अपन एज्यूम ये कर रहे हैं कि सेम ऑडिट है, ऐसा नहीं है। अभी एग्जांपल तुम एडनोवेट का ऑडिट कर रहे हो और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ऑडिट, ओके ऐसा नहीं है। अमित HUL का ऑडिट कर रहा है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, समझ में आ रहा है? HUL क्या है और एडनोवेट, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों के बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है। HUL का तो मतलब कंपैरेटिवली मतलब तुम्हारा मतलब झेपना मुश्किल रहेगा HUL केस में। और मेरा जो एक्सपीरियंस ऑडिट केस में आया ना वो HUL की वजह से आया। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूँ तो 2005 आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2006 आई ज्वाइन PwC, 2006 आई वाज इन PricewaterhouseCoopers, जिसके अंदर मैं HUL ऑडिट, सैंडोज कैल्शियम मालूम है कैल्शियम, उसके ऑडिट, सैंडोज के ऑडिट में था, ओके HUL के ऑडिट में था। और एक इनका और एक क्राइटेरिया थे, इनके सब्सिडरीज थी HUL की, ओके कैपजेमिनी सुना होगा शायद, कैपजेमिनी की ऑडिट में था। ये 3 ऑडिट्स में हम लोग इन्वॉल्व थे। मतलब HUL की सब्सिडरी नहीं थी पर यूनिलीवर, HUL इज नॉट इंडियन कंपनी, मालूम है ना? तुम HUL के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो घर पे, फील घर का आता है, लेकिन है बाहर का साला अंग्रेजों की कंपनी है वो, मालूम है ना? अंग्रेज लोग इन्वेस्टर है उसमें सब HUL में। HUL इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपना फील क्या दे रहा है? हिंदुस्तान, लेकिन है यूनिलीवर। यूनिलीवर इज लंदन। यस देवेश तू बता, एक कहना आंसर, एक देवेश भाई। सर दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। ये 95% जो है ये एक परसेप्शन है। नहीं इतना परसेप्शन है ही नहीं देवेश, परसेप्शन के ऊपर है ही नहीं, अभी परसेप्शन नहीं है। मैं उसको चेंज ही करूँ क्योंकि तू और कुछ बोलेगा तो और दिमाग में और 10 चीज आ जाएगी। परसेप्शन का कोई लेना देना नहीं इधर, ओके। नियर अबाउट मैं इसको एक कंक्लूडिंग पॉइंट पे करते हैं, एक लास्ट एक हाथ 2 पॉइंट और कोई कमेंट करना चाहेगा और कुछ? मेरे को 2-3 पॉइंट मिल गया, मेरे को 3-4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन ही है। यस 99% वाले पे ज्यादा भरोसा करोगे, इसका मतलब अमित आत्रे पे भरोसा नहीं करोगे। फिर मेरा क्वेश्चन ये आ गया, अमित आत्रे पे भरोसा नहीं है, फिर कम है और ज्यादा है पर कम है, ओके ठीक है। तो पहले पॉइंट आपको मैं एकदम क्लियर कट समझा दूं। देखिए अब यहां पर आप एम्बिग्विटी में घुस रहे थे, इसीलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछे, सारी चीजें क्लियर की। ये जो 95% है और 99% है, इसको मैं मोर प्रोबेबली बोलूं तो उदित ने जो आंसर दिया वो एकदम कंक्लूसिवली करेक्ट है। जो ऑनलाइन में क्वेश्चन आया वो कंक्लूसिवली करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? ओके इसका मतलब सबसे पहला कंक्लूडिंग पॉइंट ये करो, इसका मतलब ओके 99 वाले परसेंट में, 99 वाले बंदे में ओके कितने परसेंट रिस्क है कि भाई ऑडिटर का जो ओपिनियन दिया गया वो गलत जा सकता है। ऑडिटर ने मेरे को बताओ, ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है, मेरे को बताओ ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? फाइनल टच, एकदम आराम से जाओ, घाई मत करो, ये लास्ट टच है और इसी को मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट के साथ लिंक करना है। मेरे को बताओ ओके ऑडिटर का काम क्या है? मेरे को बताओ ऑडिटर का काम क्या है? आज आपने क्या समझा? पूरे 2-2.5 घंटे में क्या काम समझा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं, इसके लिए ऑडिटर क्या ऑब्टेन कर रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस, यानी वो कॉन्फिडेंस ले रहा है। कौन ले रहा है? ऑडिटर कॉन्फिडेंस ले रहा है। अब थोड़ा सा थॉट लगाओ, ओके ये दोनों एग्जांपल में 95 और 99% के एग्जांपल में मेरे को बताओ ऑडिटर ने काम कहां पर बहुत ज्यादा किया होगा? 99। काम कहां पर कम किया होगा? ओके यानी एक कॉन्सेप्ट, एक अपन बात करें एविडेंस, तो एविडेंस किसमें ज्यादा लिए होंगे? 99 वाले में। एविडेंस कम किधर लिए होंगे? 95। अब एविडेंस कितना, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। एविडेंस कितना, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। उस पे मिक्स मैच मत करो, अभी एग्जांपल आऊंगा उस पे, 5 मिनट रुको। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूं दोनों एक जैसी कंपनी का बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग कंपनी ट्रीट नहीं करेगा। वो भारत माता की जय, समझ में आ रहा है क्या? तो अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है इस दोनों एग्जांपल में, मेरे को ये बताइए मालिक कि भाई एविडेंस किसमें ज्यादा लिए? 99। एविडेंस किसमें कम लिए? 95। पर कितना ये मत पूछो मुझसे, कितना मुझसे मत पूछो, वो डिस्कशन अपना नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, वो मैं लेके आऊंगा बाद में। ओके अब पॉइंट ये आ रहा है सर, इसका मतलब क्या होगा? ओके यानी अब जो मीत ने आंसर दिया उसमें 1% ऐसा रिस्क है कि मीत का जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है। यानी मीत बोल रहा है कि 1% चांस है कि भाई मेरे से क्या हो सकती है? गलती हो सकती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मिसस्टेटेड। मैं क्या बोल रहा था? 99% मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम
मटेरियल मिस्टेट, यानी 1% क्या है? 1% ये है कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट सकता मैं है। बस बोल रहा हूँ कि मंडे या ट्यूसडे के लेक्चर में अगर ये किसी को रिकॉल नहीं हुआ, मां कसम तोड़ तांडव करूंगा और तोड़ तांडव, और तांडव किया। ओके, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तांडव किया मतलब एकदम भयंकर तांडव होता है मेरा। धरती हिलने लगती है, इधर वो हिलने लगेगा, ऐसा ऐसा हिलने इसकी लगेगा, बात एक इधर से मैं गिरेगा, वापस बता एक दूं, इधर से डर गिरेगा और लगेगा। ऊपर से मैं चढ़ के जाऊंगा, और इधर बीच में जो बोल रहा है उसके घर पे भी तांडव होगा, कि इधर का वर्चुअल इफेक्ट तांडव में आएगा। तो मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ, ये डिस्कशन वापस मैं लेके आऊंगा, बीच में भी लेके आऊंगा, लेकिन डायरेक्टली आंसर कब पूछूंगा? मंडे और ट्यूसडे, इधर डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, मंडे या ट्यूसडे के टाइम पे आएगा, बट टू द एक्सटेंट उस टाइम पे कॉन्क्रीटली आंसर अभी क्लियर होना चाहिए। वापस आते हैं, ओके, और मैं इनडायरेक्टली लेके जाता हूँ, मैं कैसे ना कैसे लिंक करता हूँ आंसर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। वापस आते हैं, मेरे पास आइए, मेरे को पता है 99% मैं एश्योरेंस देता हूँ, क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेट, यानी 1% चांस क्या है कि उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। एवरीबॉडी इधर तक क्लियर हो गया? अब इसका मतलब 95% पे आओ। 95% मतलब क्या? 95% वाला क्या बोलता है? 95% चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, लेकिन 5% क्या है? रिस्क। वर्ड क्या है ये? रिस्क। 5% रिस्क है। कंफर्म है क्या? नहीं, क्योंकि आपने एविडेंस कम लिए है, इसलिए अपने को मालूम नहीं है, हो सकता है एविडेंस सही भी हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन 5% रिस्क है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मैं वापस बोल रहा हूं, 5% कंफर्म चांसेस है कि गलत है, 1% कंफर्म चांसेस है कि गलत है, क्या है? रिस्क है। इज दैट वर्ड क्लियर नाउ? तो मेरे को बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस के साथ कौन सा वर्ड अटैच होगा? रिस्क। तो मेरे को बताओ, अगर आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया होता तो क्या नहीं होता उसके अंदर? रिस्क। अब मेरे को बताओ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? ये समझ में आ गया? क्योंकि आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए, और एग्जांपल आएंगे, बस चैप्टर में जाएंगे तब आएंगे, पर आज के डेट में क्लियर हो गया कि सर मैं 100% ऑडिट नहीं करता। दूसरा पॉइंट, मेरे को उधर अगर घुसने को नहीं देंगे, अगर इन्होंने मेरे को मना कर दिया तो मैं बोल तो दूंगा कि मेरे को घुसने नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो फिर तुमको किस पे रिलाई करना पड़ेगा? एविडेंस किसने दी है? मैनेजमेंट ने, और तुम ब्लाइंडली रिलाई करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ या ना? ओके। और इसके बाद मैंने आपको बताया, अगर किसी का 99% है या कुछ जो भी है, जो भी पॉइंट है, ओके, उसके हिसाब से जो भी बैलेंस होगा, अभी यहाँ पर 99 है, 95 है, 91 है, 90 भी हो सकता है ना रे, 80 भी हो सकता है क्या? हाँ, ओके, लेकिन बैलेंस क्या होगा फिर? बैलेंस क्या होगा? तो मेरे को बताओ, इसमें काम किसने ज्यादा किया? अब मेरे को सबके आंसर चाहिए। एवरीबडी, आई एम वेरी मतलब तुम्हारे आंसर सुनूं नहीं सुनूं, पर तुम्हारे अंदर का आंसर आना चाहिए, और मैं जब बोलूंगा तुमने लिंक करना चाहिए। मेरे को पता सबसे ज्यादा काम किसने किया होगा? 99 वाले ने। और कम काम किसने किया होगा? कम ज्यादा कितना है उसका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। मतलब अपन ये नहीं, इसका मतलब ये कंक्लूड कोई नहीं करेगा कि 99% एविडेंस लिए। ओ मेरे आत्माओं, 99% एविडेंस नहीं लिए, 99% एश्योरेंस है कि हमने एविडेंस उस वे से चेक किए हैं कि जिसपे हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? किसी का भी ऐसा इंटरप्रिटेशन गया क्या? किसी ने ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं किया ना? यानी मेरे को बताओ, अगर 100 का एग्जांपल बोल रहा हूं, सुनो, 100 का पॉपुलेशन है, 100 का पॉपुलेशन मतलब 100 एम्प्लॉई है। अब मैं बोल रहा हूं 99% मैंने एश्योरेंस दिया, 99% एश्योरेंस दिया, इसका मतलब मैंने 99% का चेक किया? नहीं। हो सकता है मैं 50 का भी चेक करके 99% एश्योरेंस दे सकता हूं। हाँ, नहीं समझा कि नहीं समझा? मेरे को बताओ, ओके, तुम्हारे 6 पेपर है, ओके, 6 पेपर में से 8 पेपर है, 8 पेपर में एक ऑडिट पेपर है, ऑडिट के तुमने 9 चैप्टर्स कर लिए। 9 चैप्टर्स के बाद दोस्तों तुमको आगे के चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है भाई यार, ये जैसे याद किए वो आगे के हो जाएंगे याद। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स देखे होंगे। नहीं समझ में आया? लिंक समझ में आ गया? ठीक है, लिंक समझ में आ गया। तो मेरे पास आइए, मेरे को बताओ किसने एविडेंस ज्यादा लिए? 99। किसने एविडेंस कम लिए? किसने रिसोर्स ज्यादा लगाए? 99। किसने रिसोर्सेस कम लगाए? किसने एक्सपीरियंस पर्सन को भेजा? किसने एक्सपीरियंस पर्सन को कम भेजा? अभी एक क्वेश्चन आया अपने पास ऋषिकेश का, सर ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने क्या बोला, ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं 90, मेरी मर्जी। ओके, अब इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली चाहिए तो मैं चैप्टर 4 आने के बाद बताऊंगा। चैप्टर 4 और चैप्टर 3A, उसके पहले मैं परसेंटेज का कैलकुलेशन बताऊंगा। आज अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन बताया, ओके, तो कल टाटा बाय बाय, खत्म, ओके, गुड बाय, ऐसा हो जाएगा। तो आज अभी आपके दिमाग में ये मतलब सर 95% कैसे लाए? प्लीज मेरे को आज तो पता ही करना है। आई विल, दिस इज माई राइट, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट योर राइट। मतलब ये सब पांचर जोक था, सॉरी, पांचर जोक मतलब मालूम ना, पकाऊ जोक।
हाँ वो कभी कभी हो जाता है। पीजे 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 5-6 जोक। ओके पॉइंट ये है कि अब परसेंटेज में घुसो मत। आप कैलकुलेशन कैसे करो घुसो मत, पर कैलकुलेशन का लॉजिक बेटर आ गया। मेरे को बताओ 99% क्या बोला मैंने? रीजनेबल एश्योरेंस। 100% बोलता तो ऑडिट में क्या नहीं होता? बस ये दिमाग में फ्रीज करो ना। इसका मतलब इसके बाद जो भी परसेंटेज रहेंगे वो रीजनेबल ही होंगे। अभी और अपन आज के एग्जांपल के लिए कुछ भी लेंगे अपनी मर्जी। आज के एग्जांपल के लिए कैलकुलेशन कैसे करना, वो क्या करना, वो आगे का टैलेंट है। पहले कुछ तो झेपे अपने को, पर ये स्ट्रक्चर झेपा रहा हूं मैं। ओके अब ये समझ में आया? ज्यादा काम कम काम, एक्सपीरियंस पर्सन नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। मेरे को बताओ आर्टिकल तुम्हारा सीए इंटर क्लियर होने के बाद तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे एज ए आर्टिकल, तुमको 2.5-3 साल मजे मिलेंगे, मजे करने मिलेगा। नया नया जब जाएगा तो तेरे को ऐसे बहुत खुशी होगी, तेरे को ऐसे लगेगा मैं पैदा इसी के लिए हुआ। वैसे तो हर टाइम ऐसे ही लगता है। मेरी शादी हुई थी, मेरे को ऐसा लगा था इसी के लिए पैदा हुआ, आज भुगत रहा हूं। आज मेरे को समझ रहा है भाई साहब, भाई लग गई। जितना बापू को रिपोर्ट नहीं किया उतना अभी वाइफ को रिपोर्ट करना पड़ता। बापू बेचारा मेरे को कभी सवाल, बापू मतलब गांधी जी मत लेना, बापू मतलब मेरे पापा को मैं बापू बोलता हूँ, मतलब घर पे पापा को बापू ही बोलता हूँ। मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है एंड दिस इज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहा है? सिस्टम का ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बचपन से ऐसे ही है अपन। घर वाले ऐसे नहीं, घर वाले अच्छे। ओके अपन के दोस्त जो रहते हैं ना भाई लोग, वो अब मुंबई, अंधेरी, मरोल, देखो ऐसा है मुंबई का भी अलग अलग एरिया ना, कफ परेड वाला एरिया है, इधर वाला उधर वाला एरिया है। तो अपने दोस्त लोग ऐसे थोड़ा मरोल टपोरी वाले दोस्त थे अपने बचपन से, तो थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे हो गई। तो अपने पापा को क्या बोलने लगा? और वो अभी जब अपन तोड़ ब्रांड हुए ना तब बोला बापू सुनो, तब बापू सुन रहे, नहीं तो बचपन में बजा दिया होता। तो तुमने भी सीए बनने के बाद ऐसे तोड़ कांड करने के। ओके क्योंकि क्या होता है सीए बनने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। आज कोई कुछ भी करेगा तो देख अभी तू जाके बोलेगा तोड़ तोड़ तोड़, सब लोग तोड़ेंगे तेरे को। पर सीए बनने के बाद कुछ भी बोलोगे तो इट विल हैव ए वैल्यू, बिकॉज उसके बाद लगेगा ये तो इंटेलिजेंट आदमी है, ये एग्जामिनेशन पास हुआ तो ये जो भी बोल रहा है उसमें कुछ अर्थ होगा। कुछ होगा नहीं तेरे लाइफ में। तोड़ में भी अर्थ है। तोड़ में तो वही है। तो अब आर्टिकल बनने के बाद ओके तुमको किधर भेजा जाएगा? तुम्हारा बॉस तुमको कौन सा ऑडिट में भेजेगा? स्टैट्यूटरी गया 95 या 99% में। तुम किसमें गए होंगे? अगर तुम गए होंगे तो 99 नहीं आएगा, 95 वाला। लेकिन माँ कसम बोल रहा हूँ। ओके करण सर ने जो बोला आज स्टार्टिंग में लेक्चर में, मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं तुमको लिख के देता हूँ। ओके नेक्स्ट वीक और उसके बाद वाला और एक सेशन का पॉइंट, उसके बाद अगर तुम ये भी होएगा कि तुम्हारे बॉस के तुम्हारे सीनियर को तुम समझा दोगे कि भाई ऐसा सिनेरियो है, ये मेरी गारंटी। नहीं आया तो साला नाम बदलते हैं। और मैं जब ये बोल रहा हूँ ना आई मीन इट, मतलब ये पॉइंट है। पर इसके लिए शिद्दत तुमको ये लॉजिक समझ पड़ गया है कि लॉजिक तुमको झुकते जाएंगे ना तो तुमको लॉजिक समझते जाएगा। और इसमें ना सारी चीजें वही है जो अपन कर रहे हैं, सिर्फ ये क्या है टर्मिनोलॉजी। मेक श्योर टर्मिनोलॉजी आर एडेप्टेड टू इट। एंड ऐसा बहुत बुरा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर ये टर्मिनोलॉजी याद रही अभी तुम्हारा लॉ में मिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ऐसे मत बोलना सर ये मिक्स हो रहा है, इधर उधर मिक्स हो रहा है, क्या पागल भी करने कह रहे हैं। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यार, एक ये एग्जामिनेशन, उसके बाद अपना फाइनल एग्जामिनेशन। तुम्हारा भाई तुमको एक साइन का 50,000 1 लाख, तुम्हारा क्या मजाक चल रहा है? तुम बोलोगे इधर उधर हो रहा है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। जो इधर उधर नहीं कर रहा है वो सस्टेन करेगा। तो इधर उधर नहीं करना है, अपने को फोकस करना है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट इज वेल, मतलब दैट इज वेल। इसीलिए रिजल्ट के बाद बहुत स्टूडेंट का मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बहुत बार बोलते हैं ना स्टूडेंट सर ये हो गया, मैं ये बोलता हूँ कि तुमको ये चीज़ कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती है। और कब होती है मैं बताऊँ? क्लास में अगर तुमने शिद्दत से पढ़ा, शिद्दत से, मैं आपको तो प्रोफेसर मैटर नहीं करता ऐसा नहीं है, प्रोफेसर मैटर करता है, बट टू द एक्सटेंट तुम्हारे ऊपर रहता है तुम उसको कितना अडेप्ट करवाते हो सिचुएशन को, तुम कितनी चीज़ें समझते हो, तुम कितना इनपुट लेते हो। तो आर्टिकल जो जाएगा यानी तुम जो जाओगे वो 95% पे रहेगा जनरली, बट तुम अगर मेरे साथ रहे तो 99% पे लेके जाऊंगा, इवन 99.99% पे भी जा सकते हो। बट वही है पैसा खर्च करना पड़ेगा उतना, जितना ज्यादा काम उतना पैसा ज्यादा, क्योंकि रिसोर्स ज्यादा लगेगा ना। और मेरे को बताओ कोई भी काम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बस वो कॉस्ट इफेक्टिव के लिए तुम्हारा बॉस क्या डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे काम होगा। बट टू द एक्सटेंट अब आते हैं हम एक वर्ड पे, दैट इज कॉल्ड लास्ट वर्ड फॉर एक्सप्लेनेशन एंड दैट इज कॉल्ड SAE। मेरे को बताओ ब्रेक के पहले क्या बताया था? SAE का फुल फॉर्म सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। सब लोग मेरे साथ क्लियर? ठीक है, एक वर्ड होगा सफिशिएंट और एक वर्ड होगा एप्रोप्रिएट। पहले बात करते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। ओके मेरे को बताओ ये दोनों पॉइंट किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? ऑडिट एविडेंस। यानी हमारे ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए?
सफिशिएंट होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट होने चाहिए, आत्मा हो सफिशिएंट होने चाहिए, उसका मतलब क्या है? सफिशिएंट होना चाहिए उसका मतलब है क्वांटिटी ऑडिटिव होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो तुमको चाहिए, जिसके ऊपर तुम रीजनेबल एश्योरेंस दोगे, उतना क्वांटिटी तुम्हारे पास आना चाहिए। और एप्रोप्रिएट मतलब उतनी क्वालिटी तुम्हारे पास आनी चाहिए। सर इससे तो कुछ झेप नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लेट डिस्कस। ओके मेरे को बताओ, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सुना है सब लोग ने? फिक्स एसेट पे अपन डेप्रिसिएशन देते हैं। ओके अब मेरे को बताओ, फिक्स एसेट अगर एक क्लाइंट के पास गए और उसके पास 10 फिक्स एसेट है, कितने फिक्स एसेट है? 10, और 10 फिक्स एसेट होंगे अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के। ठीक है, 10 फिक्स एसेट है, 100 करोड़ के फिक्स एसेट है। ओके अपन करोड़ों में बात करते हैं, पैसे कमा नहीं पा रहे, लेकिन बात करने में क्या दिक्कत है? गरीब लोग यार, क्या करेगा भाई, 2 वक्त की रोटी निकाल लेता है इंसान। लेकिन ठीक है, फिगर अगर देखोगे, यस मालिक, बहुत बहुत दर्द छुपा हुआ है, तो इसके लिए बस यही है, फिगर वैसे देख लो सपनों में। कितने फिक्स एसेट बेटा? 10, कितने करोड़? 2 करोड़। ओके अब समझो करो, एज ए ऑडिटर मैं उस क्लाइंट के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा मुझे ये 10 है ना, उसमें से 5 फिक्स एसेट दिखने हैं। दिस इज कॉल्ड सफिशिएंट। तुम्हें क्या लगता है कि कितना देखने के बाद तुमको कंफर्जन पूरे इस पे आ जाएगा? ओके अब एक जन ने बोला 10, मैं बोलूंगा 5, एक बोलेगा 7, एक बोलेगा 8। इट इज ए मैटर ऑफ जजमेंट। सफिशिएंसी क्या है? ये जजमेंटल मैटर है मालिक। कोई बोलेगा, मीर बोलेगा नहीं नहीं भाई हम तो 110 के 10 देखेंगे, मेरे को नहीं आ रहा है ऐसे कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेकिन मेरे को सोच समझ के बताओ, 10 अगर उसको देखने हैं तो रिसोर्सेस ज्यादा लगेंगे। ओके इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं बोलूंगा एक ही देखूंगा, जाने दे एक इसमें काम पटा लेते खत्म करते हैं। ओके ये सफिशिएंट कुछ समझ में आ रहा है, पर इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। जजमेंट लगा रहा है, जजमेंट लगा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। तो सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा? मेरे को बताओ, अगर मेरे पास फिक्स एसेट है तो कितना देखना है? 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। प्लीज मेरे आत्मा, प्लीज मेरे को बताओ सफिशिएंसी मतलब समझा क्या? यस यानी सर। अब ठीक है मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास 100 डेटर्स है, 100 डेटर्स है, तो सफिशिएंसी मतलब 50 चेक करना, खाली 50 मतलब इट कैन बी एनीथिंग। डिड यू अंडरस्टूड द नंबर्स? ओके इज दैट पॉइंट क्लियर? पक्का? ठीक है, परफेक्ट। सफिशिएंसी मतलब समझ में आ चुका। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस। ओके एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब 2 एस्पेक्ट्स कवर करता है। क्वालिटी मतलब 2 एस्पेक्ट्स, और क्वालिटी में 2 एस्पेक्ट कौन से होते हैं? 2 एस्पेक्ट्स में पहला एस्पेक्ट होता है ओके दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस, एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है रिलायबल। 2 वर्ड चाहिए, ओहो तोड़ वर्ड है, रिलायबल, रिलेवेंस एंड रिलायबल, रिलेवेंस एंड रिलायबल। मालिक पानी नहीं लगे, थैंक्स अ लॉट मालिक, धन्यवाद मालिक। सफिशिएंट ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी 2 चीज से नापी जाती है। क्वालिटी 2 चीज से नापी जाती है, वो आत्मा 2 चीज से नापी जाती है। सारे जन आत्मा हो, बैठे बैठे सो मत, बैठे बैठे सो मत, घर पे बैठे बैठे सो मत। हाँ एप्रोप्रिएटनेस 2 चीज से देखी जाती है। कौन सी 2 चीज? Relevance and reliable। कान खुले, कान खुले, कान खुले, कान खुले। मैं किसका ऑडिट कर रहा हूं अभी? अपन एग्जांपल क्या लिए 2 मिनट पहले? स्क्रीन पे ही एग्जांपल, स्क्रीन पे कौन सा एग्जांपल लिए? फिक्स एसेट। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, क्या फिक्स एसेट के लिए डेटर्स की इंफॉर्मेशन लूं? नो। तो रिलायबल सॉरी रिलेवेंट नहीं है। तो जो रिलेवेंट है वही चीज लो। कुछ समझ में आ रहा है? ओके मेरे को बताओ, 5 चीजें लेनी, 5 का चेक करेंगे, 5 का चेक करेंगे हम। कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? 10। कितने का चेक करेंगे? 5। लेकिन 5 का क्या चेक करना है वो डिस्कशन। Relevance and reliable। कुछ समझ में आ रहा है? 5 का क्या चेक करना है? तो क्या चेक करना है? सबसे पहला वो जो चीज चेक करोगे वो रिलेवेंट होनी। अब तूने बोलेगा फिक्स एसेट का कॉन्फिडेंस लेना है सर, मैं तो डेटर चेक करेगा। नहीं आएगा भाई, डेटर इज नॉट रिलेवेंट टू फिक्स एसेट। लेकिन क्या मेरा ऐसा क्वेश्चन मेरे को बताइए, क्या प्रॉपर्टी के पेपर देखना फिक्स एसेट के लिए मैटर करेगा? क्या डेप्रिसिएशन देखना फिक्स एसेट के लिए मैटर करेगा? क्या म्युनिसिपल टैक्सेस देखना फिक्स एसेट के लिए मैटर करेगा? क्या लाइट बिल मैटर करेगा? ये क्या हो गया? रिलेवेंस। कितना रिलेवेंस है, कितनी चीजें चेक करनी है वो तुम देखो। मैं वापस बोल रहा हूं, सफिशिएंसी मतलब समझ में आ रहा है? 5। लेकिन 5 में हर एक में क्या चेक करना है? दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट। लेकिन जो भी चेक करोगे वो क्या होना चाहिए? रिलेवेंट। तो जो रिलेवेंट है वो मांगो ना, जो रिलेवेंट नहीं है वो मांग के मतलब होगा क्या? और दूसरा चीज है रिलायबल। अब मेरे को बताओ, क्या प्रॉपर्टी पेपर मांग सकता हूं?
मैं क्या Yes. बोलूंगा, सुनो सुनो, 5 प्रॉपर्टी कितने, 10 में से कितने चेक करने हैं? 5. और 5 में से मैं क्या क्या मांग रहा हूं स्क्रीन पे देखो। ओके, प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर क्या, मेरे को बताओ क्या ये अप्रोप्रिएट नॉन अप्रोप्रिएट? Appropriate. अप्रोप्रिएट को मैं आगे डिस्कस किया, पर अपन वर्ड अप्रोप्रिएट को स्टिक रहेंगे। ओके, मेरे को बताओ प्रॉपर्टी के पेपर, अप्रोप्रिएट नॉन अप्रोप्रिएट? Appropriate. ओके, टैक्सेस, ओके, डेप्रिसिएशन, ओके, फिक्स एसेट रजिस्टर, Appropriate. अप्रोप्रिएट, इन्वेंट्री, Non-appropriate. आया, इसको हम लोग Yes, अप्रोप्रिएट, sir. झेपा मालिक झेप गया। Yes. तो अगर मैं बोलूंगा डेटर्स को चेक करना है, अगर मेरे पास 100 डेटर्स है, 100 में से 50 डेटर्स को चेक करना है, Not appropriate. क्या अप्रोप्रिएट किधर कुछ जा रहे हो सालो, झेपो ना, क्वेश्चन सुनो ना, समझो ना। मैं बोल रहा हूं डेटर्स में से 100 में से 50 डेटर चेक करने, क्लियर ना? अभी समझ में आ रहा है? 100 में से 50 डेटर चेक करने हैं, Sufficient. क्लियर? क्लियर? yes. परचेस के पूरे साल के 1000 ट्रांजैक्शन है, मेरे को 40 ट्रांजैक्शन चेक करना है। Sufficient. पक्का समझ में आ रहा है? सेल्स के 2000 ट्रांजैक्शन है, मैंने 1500 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं। Perfect. झेपते जा रहा है। सैलरी है, सैलरी के 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय में से 80 एम्प्लॉय चेक करूंगा। Perfect. झेप रहा है। ओके, अगर इंटरेस्ट आया, बैंक इंटरेस्ट, मुझे 4 जगह से इंटरेस्ट आया, मैं चारों के चारों चेक करूंगा। आई डू थिंक अभी फ्रीज कर सकते हैं इसको? पक्का? किसी को डाउट? पक्का ना वो अपना बेस है भाई, ये हिलना नहीं। पक्का? सफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं ना अभी? ठीक है, ओके। अब डेटर्स के लिए मैं सेल्स चेक कर रहा हूं, इज इट अप्रोप्रिएट? बिकॉज डेटा सेल से आएगा। ओके, डेटा से मैं डेटर से कंफर्म करूंगा, जो डेटर्स है ना उनसे बात करूंगा, तुम सच में डेटर हो कि नहीं। क्लियर? डेटर्स के लिए मैं क्रेडिटर से बात करूंगा, बट इट इज अप्रोप्रिएटनेस। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस। तो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं मतलब अभी क्या डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ में? एप्रोप्रिएटनेस। कुछ समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके, तो मेरे को बताओ एक छोटा सा एग्जांपल। ओके, और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमारे 1000 इन्वेस्टमेंट है, 1000 इन्वेस्टमेंट। मेरे को बताओ ये क्या हुआ? 1000 में से 50 चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या चेक करोगे? अप्रोप्रिएट कौन? क्या चेक करोगे? अप्रोप्रिएट में ही पूछ रहा हूं मैं, तुमसे पूछ रहा हूं। कोई एग्जांपल दीजिए। Document. इन्वेस्टमेंट पेपर्स, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हो सकता है क्या? मार्केट वैल्यू हो सकती है। और एक कौन सा अकाउंट जिसमें पैसे कटते हैं? डीमैट अकाउंट। क्या डीमैट अकाउंट भी चेक कर सकते हो? ये सब चीजें क्या है? रेलेवेंट। अभी तोड़ समझ में आ रहा है? Yes. पक्का? अब मेरे को बताओ सफिशिएंसी में 10 फिक्स एसेट है, 10 में से मैंने 5 देखे, Sufficient. और ये बोल रहा है 10 में से 7 देखना है। Sufficient. तो चलेगा ऐसा? फिर मतलब मैं गलत हूं या वो गलत है? दोनों सही है। जजमेंट। जजमेंट। अब मेरे को बताओ दोनों के जजमेंट, ये मैं 5 देख रहा हूं, वो 7 देख रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? रिसोर्सेज बेहतर होगा। assurance, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस लग तो लगा। उसका रीजनेबल एश्योरेंस कितना होगा? 99%। तो समझ में आ रहा है? ज्यादा होगा। और मैंने 5 देखा तो मेरा रीजनेबल एश्योरेंस कितना हुआ? 95। मेरे ख्याल से तुमको समझ रहा है, लिंक समझ रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस किससे लिंक्ड है? सफिशिएंट एंड Appropriate. जितना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तुम लेओगे, उतना रीजनेबल एश्योरेंस ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा तुम एविडेंस लोगे, उतना रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन तुम्हें एविडेंस ऐसा 100% एविडेंस लेना नहीं है, तुम्हें एविडेंस कौन सा लेना है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और जितना कम एविडेंस लोगे, उतना रीजनेबल एश्योरेंस। ये एक ही रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, पर आज ये रिलेशनशिप तैयार हुई है। इसके अलावा रिलेशनशिप तो और भी है। मेरे को बताओ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज्यादा है तो रिस्क कड़ाक। ओके, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कम है तो रिस्क ज्यादा है। ऐसी रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी अपने ऑडिट में। यही तो जजमेंट अपने को तोड़ करना है भाई। तो मेरे ख्याल से अभी वाले इसमें अपन कंक्लूडिंग करते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई। ओके, मैं एप्रोप्रिएट में बता रहा हूँ, एक क्लास कॉन्सेप्ट समझाना बाकी है मेरा। सब लोगों को क्लियर है इधर तक? एप्रोप्रिएट मतलब समझा? Yes, sir. ठीक है, चलो मेरे को बताओ प्रॉपर्टी के पेपर एप्रोप्रिएट नॉन एप्रोप्रिएट? एप्रोप्रिएट। ओके, तो अपना क्लाइंट पंटर, तेरा नाम? कविश।
कवेश कवेश बराबर ना? तोड़ तोड़ कवेश मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दे रहा है और वो फोटो कॉपी दे रहा है, रिलाई करूं या ओरिजिनल चेक करूं? ओरिजिनल मतलब क्या? रिलायबिलिटी। यानी जब भी आप ऑडिट एविडेंस लोगे, एक तो रिलेवेंट होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए बेटा? रिलेवेंट, और साथ में क्या होना चाहिए? रिलायबल। रिलायबल। ओके, मैंने इसको पूछा अमित को, भाई डेटस कितने हैं? तो बोला डेटस 10 लाख का डेटर है। 10 लाख का तू डेटर है क्या? उसने बोला हाँ मैं ओरल बोला, रिटर्न नहीं दिया। नॉट अप्रोप्रिएट, बट विद कंटेक्स्ट में रिलायबल। रिलेवेंस है, रिलायबल। यानी मेरे को बताओ अप्रोप्रिएटनेस क्या होना चाहिए? रिलेवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी। इट इज नॉट और, इट इज नॉट और, इट इज एंड। यानी आपको मेरे को बताओ कितनी चीजें चेक, मेरे को बताओ कितने फिक्स्ड एसेट चेक कर रहे हैं हम लोग? 5। और हर फिक्स्ड एसेट में कितनी चीजें चेक कर रहे हैं? नहीं 5 नहीं किया मैंने 5 नहीं किया है, 4 चेक कर रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ये 4, ये हर, मैं बोल रहा हूं प्लीज इसको लिंक करो एकदम अच्छे से। मेरे को बताओ फिक्स्ड एसेट में 10 में से कितने चेक कर रहे हो? 5। इसको क्या बोलोगे? Efficient. हर एक के लिए 4 चीजें चेक कर रहे हो, ये क्या हुई? एप्रोप्रिएट। और ये हर चीज ये जो 4 चीज है, हर चीज क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। पक्का डन, पक्का तोड़, परफेक्ट मालिक। ओके, तो स्टेटमेंट सुन लीजिए। ओके, स्टेटमेंट सुन लीजिए। फाइनल स्टेटमेंट टू कंक्लूड। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट? यानी तूने इतना 2.5 घंटा 3 घंटा अपनी बैंड बजाई, उसका कंक्लूजन क्या? लेकिन कंक्लूजन आज पहले दिन पे अपने को पता है, जो कि अपन लास्ट डे तक इसको स्टिक रहेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर Material misstatement. मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जब मैं बोलूंगा टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, इसका मतलब जब Sufficient and appropriate information. तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को बताओ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या? टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence so that I will get reasonable assurance। मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा ना, क्योंकि मेरे को एविडेंस मिला है। I will be getting reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement। ब्लड सर्कुलेशन में बिठा के रखो मालिक, ब्लड सर्कुलेशन में बिठा के रखो। आज से याद रखना, ये लास्ट बार ये चेंज भी नहीं होगा। अगर मैंने कभी जिंदगी में पूछा, किसी ने भी पूछा ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कौन सा ऑडिटर है ये? स्टैट्यूटरी या इंटरनल? इंटरनल ऑडिटर की बात ही नहीं कर रहे, उसका कॉन्सेप्ट, उसका चैप्टर ही अलग है। और अपने सिलेबस में सर खाली ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर होते हैं। कौन बोला? सिस्टम के ऑडिटर होते हैं, एनवायरमेंट ऑडिटर होते हैं। अब मेरे को बताओ आग लगी है, आग लग सकती कि नहीं लग सकती, वो एनवायरमेंट ऑडिटर चेक करता है। ऑडिटर है, ऑडिटर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लेज ए रोल इन विच ऑडिट? इंटरनल ऑडिटर हमारे अलावा दूसरे जन भी बन सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर खाली कौन बन सकता है? सीए। और ये किसने बताया? मैंने नहीं बताया, लॉ ने। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013। ये चैप्टर अपने को, ये लॉ अपने को बोलता है, अपने को पावर देता है। इसलिए तो आपने सुना होगा ना स्टेटमेंट, जब आ रहा था टू एंड द मोनोपोली। ओके, पर मैं आपको बता दूं, एक क्लियर रखो, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एंड इसीलिए मैंने आपको, मतलब ये आज का एंड पॉइंट पे होता था मेरा, एक 15-20 मिनट के बाद वो करना था मेरे को चैप्टर के इंडेक्स बताने के बाद, बट टू इंस्टेंट अभी बता दूं। ओके, अगर आप मेरे ऋतिका और आदि जैसे हो और मैं वैसे ही डील कर रहा हूँ, और मैं ऋतिका और आदि को अगर मैं कुछ नसीहत देना चाहूँगा, मैं ये देना चाहूँगा कि भाई पढ़ने का वैसे पढ़, शिद्दत से पढ़, मेहनत कर, लेकिन याद रख वैल्यू एडिशन के काम कर। यू विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर 10 years डाउन द लाइन। मार्क माई वर्ड्स। अब 2032, 33 की बात करेंगे, जब आप जो आज काम कर रहे हो ये सब कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा, मशीन होगी। आया कुछ भी नहीं है रे, आया ये सब बहुत छोटी चीज सोच रहे हो तुम, बहुत छोटे लेवल पे अपन बात कर रहे हैं। ओके, ये चीजें ना आईसीआई को देखने दो, क्योंकि उनको एंश्योर करना है, क्योंकि उनका भी तो मेन पॉइंट है। अपना मेन काम क्या है? अपन ने आज अपनी हैबिट ऐसे डेवलप करनी है थ्रू अवर लर्निंग दैट वी आर इनटू वैल्यू एडिशन।
मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ओके, अगर आप पुराने फिगर देखोगे 90s के टाइम पे और 2000 के टाइम पे, अगर एक ऑफिस में 20 आर्टिकल लगते थे, 20 या 25 आर्टिकल, आज के डेट में वहाँ पर 6 से 7 आर्टिकल से काम हो जाता है। इसका मतलब उनका काम कम हुआ ऐसा नहीं है। आधा काम कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी। तुम्हारे सामने स्विगी, जोमेटो, आप खुद समझ रहे हो कि भाई कितना इंटरमीडिएट खत्म कर दिया। अमेजॉन कितना इंटरमीडिएट खत्म कर रहा है। अमेजॉन बिजनेस बंद कर रहा है भाई। और डी मार्ट, मेरे को बता, आधा डी मार्ट बिजनेस बंद कर रहा है। तू घर पे बैठ 100%, मेरे को बता, तू कंफर्टेबल है कि नहीं ऑर्डर करने में? है, ओके, तू कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे इंपैक्ट है बिजनेस मॉडल पे। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड इनटू वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन मतलब क्या सर? एट द एंड ऑफ द डे, मैं आज खाली क्रक्स में बता रहा हूँ, वैल्यू एडिशन मतलब तेरी सोचने की क्षमता। देख, मतलब तू पैसा किसी को भी क्यों देगा, या मैं पैसा किसी को भी क्यों दूंगा? मेरे को पता, मैं अगर 10 रुपये खर्च करूंगा, मेरे को 10 रुपये की वैल्यू तो आनी चाहिए। वो वैल्यू किस फॉर्म में आती है? वो वैल्यू दो फॉर्म में आती है। या तो मुझे कोई गुड्स देगा मेरे हाथ में 10 रुपये का, या वो मुझे सर्विस देगा। दो ही चीज होगी वैल्यू आने के फॉर्म में। इस पे वर्क करो। सामने वाला आपको पैसे क्यों देगा, सामने वाला आपको पैसे क्यों देगा, इस पे काम करना सीखो। और काम करना सीखो मतलब क्या? ओके, अब जब पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्चुअली घुसोगे उतना आप अपने आप को वैल्यू एडिशन जैसे बनोगे। ओके, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब रिप्लेस करेगा? जब आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप वही कर रहे हो जो मशीन कर सकता है, और वही कर रहे हो जो मशीन कर सकता है, तो रिप्लेस आराम से हो सकते हो। अब जो वो चीज कर रहे हो जो मशीन नहीं कर सकता, ओके, तब जाके आपका रिप्लेसमेंट मुश्किल होगा। तो सर मशीन क्या नहीं कर सकता? नई नई चीजें नहीं सोच सकता मशीन। ओके, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग है, बट मशीन लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। ओके, ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है आपको सोचने की, और आपको आज से ही इसी के लिए प्रिपेयर होना होगा। ओके, 10 साल के बाद आप बहुत सपने अपने लगाओगे कि भाई यार अपने को जॉब मिलेगी, अपने को ये मिलेगा। 4-5 साल उसके बाद शायद आपके जॉब की रिप्लेसमेंट आ जाएगी। आपके प्रैक्टिस में आपको क्लाइंट बोलेगा भाई ये काम मैं किसी और कंप्यूटर से करवा लूंगा, मेरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तू खाली इतना सा काम है उतना कर ले। खाली क्या करेगा फिर? तेरे को जॉब पैसे कैसे निकालेगा? तू अपना लाइफ अर्निंग कैसे निकालेगा? और अपने को लाइफ अर्निंग थोड़ा ना निकालना है। अगर तेरे को सादे सुधे पैसे निकालने होते तो भाई बहुत सारे तरीके हैं। अपने को वैल्यू एडिशन वाले पैसे निकालने भाई, एंड दैट नीड टू हैव द कॉन्सेप्चुअल चेंज इन योर माइंड, एंड दैट इज व्हाट वेयर आई एम डिस्कसिंग इट आउट कि भाई अब ये चीजें समझिए ना आप, ये चीजें एप्लीकेशन, मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, एंड प्लीज माइंड इट। ओके, आई एम नॉट ओनली ए कोर पर्सन हियर, आई एम, there can be n number of people, okay, there can be n number of people teaching all subjects, n number of people teaching multiple subjects. मेरे पास मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल, अपन तो मल्टीपल इसमें अपन थियरी कुछ भी पढ़ा सकते भाई। अपन को खड़ा कर दे, ओके, 5 मिनट दे मेरे को, बस मैं तेरे को तोड़ लिंक करके देता, कॉन्सेप्चुअली समझा के देता, और तेरे को मॉड्यूल का रटा के देता। बट द प्रॉब्लम इज, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपर्टाइज इन कोर एरिया। तो अपन ने अपना कोर एरिया पकड़ लिया। इनिशियल लेवल पे मैं इसका मैं बहुत अपन ने ब्रांड बनाया था, इनिशियली बहुत इसमें मॉडल में गया, उसके बाद अपन टेक्नोलॉजी पेपर पढ़ाते हैं, लेकिन अपन ने कोर पकड़ लिया। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एकदम क्लियर कट, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिट एंड अदर थिंग्स। ओके, और मैं तुमको बता रहा हूँ, दो चीज कभी लाइफ में रिप्लेस नहीं होगी तुम्हारी। जिस तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, इसलिए दो चीज कौन सी रिप्लेस नहीं होगी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मैं ये दो चीज को तुम पकड़ के रखो। ओके सर, टैक्स मेरे को बताओ, क्या टैक्स के कंसल्टेंट अवेलेबल है दूसरे डिग्री के? हाँ, टैक्स ऑडिट करवाना होता है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो देयर आर सर्टेन कंटिजेंट, बट दैट इज सर्टेन कोर एरिया, स्पेसिफिक एरियाज, तो वैसे पॉइंट है। तो सर हमारे सिलेबस में क्या टैक्स ऑडिट है? नहीं। क्या हमारे सिलेबस में एनवायरमेंट ऑडिट है? नहीं। क्या हमारे सिलेबस में मैनेजमेंट ऑडिट या दूसरा ऑडिट है? नहीं। तो सर ये ऑडिट है ही नहीं क्या हमारे सिलेबस में? क्या इसके ऑडिटर हम नहीं बन सकते? बन सकते हो। फिर सीए फाइनल में जाके क्या पढ़ोगे? तो सीए फाइनल का सिलेबस तुम्हें समझ में आ रहा है? सीए फाइनल का सिलेबस है दूसरे ऑडिट्स। तो इसका मतलब सर स्टैट्यूटरी ऑडिट अपना सीए फाइनल में नहीं है सर। ओके, ये तो है ही है, यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी सीए फाइनल जो तू इंटर पढ़ रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी बोल रहा हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके अलावा एडिशनल कंटेंट ऑफ अदर ऑडिट्स। और इसमें भी कुछ एलोबरेटेड वे रखा होगा, कंटेंट रखा होगा, उसका एलोबरेशन आपको उधर मिलेगा। ओके, तो आज मतलब ये क्रक्स मेरे ख्याल से समझ में आया आपको? एवरीबॉडी क्लोज करें? यस ठीक है। अब स्ट्रक्चर, हमारे सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स है। अगर देखा जाए तो 13 चैप्टर्स है। मैं खाली चैप्टर्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आज अपन वो स्ट्रक्चर बना लेंगे, आज अपन चैप्टर को समझ लेंगे। ओके, क्योंकि कल अपन चालू करेंगे चैप्टर 1। ओके, और कल से मेक श्योर यू हैव ए नोटबुक विथ यू। मैं कल स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा फॉर्मेट कैसा होगा, अपने को लिखना कौन सा है। आपको हर चीज लिखते बैठनी नहीं है, मेरे एग्जाम्पल्स होंगे, और नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। पर टेक्स्ट बुक कब यूज करनी है, नोटबुक कब यूज करना है, मैं उसका डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो दोनों चीज आप अपने साथ में रखिए, और दोनों चीजें साथ में रखिए। ऑनलाइन वाले पंटर लोग समझ में आ रहे हैं मालिक? Yes, sir. ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज अपने को लिखनी नहीं है, लेकिन नहीं लिखा तो लिखना नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आपको लैंग्वेज ड्राफ्टिंग नहीं आएगी, लैंग्वेज ड्राफ्टिंग नहीं आएगी तो करोगे क्या? और रिवीजन के लिए चार्ट फॉर्मेट है,
ओके सर, क्वेश्चन बैंक एंड अदर थिंग्स, ओके आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, वो कैसे जाएंगे, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्मेट में रहेगा, वो सब अपन कल बात करेंगे। आज सिर्फ अपना कोर सब्जेक्ट क्या है इंटरमीडिएट में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर ओके वो होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके बेसिक चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शिद्दत वाला चैप्टर है। ओके बाय टुमारो इज थर्सडे, मेरे ख्याल से थर्सडे है, अप्रोक्सीमेटली अपन ये सैटरडे को ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता है ना। ओके तो चैप्टर 1 अपने को अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से 9 घंटे का लॉजिक लगता है, 9 आवर्स का चैप्टर है। लेकिन 9 आवर्स के बाद ये चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ये पॉइंट शॉर्ट है। लेकिन वापस अपने को ध्यान रखना है भाई, अपने को ये खाली सैटरडे को खत्म नहीं करना, फिर अपने को जब भी नवंबर का एग्जामिनेशन आए, और अपन को नवंबर ही देना ना, हाँ ठीक है भाई, दिस नवंबर, हाँ दिस नवंबर, नवंबर 22, हाँ भाई दिस नवंबर बहुत जरूरी है, नवंबर बहुत जरूरी है। एक ही बार हाँ? देना है सर एक ही बार देना है, सिर्फ नवंबर एक ही बार देना है, ठीक है, एक ही बार में तोड़ मार, एक ही बार में तोड़ करना है। मैं आपको बताऊं एक ही बार में तोड़ करना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? ओके योर डिटर्मिनेशन। देयर आर टू थिंग्स, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। डोंट टेल मी अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन हर रोज है ना, हर जन का चेंज होता है। किस दिन आपको बहुत जोश आता है पढ़ने के लिए, किस दिन आपको लगता है आज तो मतलब कांड कर लेंगे, और अगले दिन लगता है जाने दे रहे, जो हो रहा है वो जिंदगी में ये नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। ओके भाई मेरे ख्याल से नायक पिक्चर भी देखी होगी आपने, नायक अनिल कपूर की कुछ, आपने नायक पिक्चर देखने के बाद आपको नहीं लगता कि आपको भी ऐसा लगेगा कि आधे घंटे के लिए मैं सीएम बन गया ना, माँ मैं ये कर लेगा, आधे घंटे बाद लगता सलाह अपना ये इंटर तो हो नहीं रहा है बाकी महाराष्ट्र का क्या उगाड़ेगा, होता कि नहीं होता? मोटिवेशन। अमरेंद्र बाबा यानी मैं शिव कामिनी देवी की सौगंध खाता हूं। मोटिवेशन। वो घंटे वो पिक्चर देखने के बाद मेरे अंदर तो भाई भाव बोल आ गया था। वो पिक्चर देखने के बाद क्या थिएटर के अंदर आ गया था। अपन मूवी बगे भाई, अपन एकदम पिक्चर, मतलब कल सुबह 6 बजे अपन जा रहे हैं भाई KGF 2। क्लियर है भाई, अपन का क्लियर कट लॉजिक भाई, KGF 2 मिस नहीं भाई, ऐसा पिक्चर 6 बजे का शो है भाई अपना, क्लियर है सर। हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेगा। मैं सुबह 4 बजे 3 बजे का, मैंने 3 बजे मैंने भाई को बोला, मैं और सुमित है, हम दोनों पागल है वो पिक्चर के लिए। पापू भी है लेकिन अभी 70 साल के हो गए, ठीक है भाई, अभी किधर वो KGF का जोश नहीं आएगा ना, गली गली में फिर ऐसा नहीं आएगा ना मेरा बापू। तो अभी रात को 3 बजे उठेंगे हम लोग, 3 बजे हम KGF 1 देखेंगे वापस। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन के बिना काम नहीं होगा मालिक। 3 से लेकर 5:30 तक हमने प्लान किया कि उसको 2-4 गाने वाने फॉरवर्ड करके वापस रिवाइज कर लेंगे पिक्चर को, और उसके बाद 6 बजे संगम में मां कसम देखेंगे क्या करना है। तो पिक्चर देखने के बाद मोटिवेशन आता है, 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन, तीसरे दिन अपने को लगता है अपनी जिंदगी। डिटर्मिनेशन। एंश्योर करो अगर आप लेक्चर आ रहे हो टाइम टेबल पे आओ, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। किसी दिन तुम्हारा डाउन भी रहा मूड तो भी आओ, डिटर्मिनेशन उसको बोलते हैं। शेड्यूल बनाया, डिसिप्लिन, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। तुम्हारा शेड्यूल एकदम क्लियर है, 1 से लेकर जो भी टाइमिंग है तुम्हारा, लेकर रात के 9 बजे शेड्यूल क्लियर है। उसके बाद तुमने सोचा हुआ कि मैं 1 घंटा ये पढ़ना वो पढ़ना, व्हाटएवर, वो शेड्यूल फिक्स करो। शेड्यूल में भले ही तुमको ऐसा मजा नहीं आ रहा होगा, आज लग रहा होगा मां कसम यार, अरे यार नहीं मजा नहीं आ रहा है यार, ठीक है लगने दे, होता है, ह्यूमन बीइंग है, मोटिवेशन का फैक्टर है। कोई दिन तेरे को भारी लगेगा, कोई दिन नहीं लगेगा, डजंट मैटर, बट डिटर्मिनेशन मत छोड़। ओके तो डिटर्मिनेशन के हिसाब से रहना, क्योंकि ये चीज अपने को नवंबर तक याद रखनी है। ये चीज अपने को साली ये अगले महीने होने के बाद मई महीना खत्म, सारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट चैप्टर 1, बहुत इजी चैप्टर है। मार्क्स क्या है क्या नहीं है उसका डिस्कशन बाद में। ओके पहला पॉइंट चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में अपन भाई किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर एंड स्कोप। ओके अगर आप देखोगे इसमें ही अपना कंफ्यूजन होते जाएगा आधा टाइम। तो एक तो क्वेश्चन होगा स्कोप ऑफ ऑडिट और एक होगा एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, और आप ही बोलोगे सर करना क्या सारा, दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप आज का कॉन्सेप्ट समझे हो तो कल वाले बेसिक फर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में आपको थोड़ा मजा रहेगा। मजा इसलिए रहेगा क्योंकि समझी हुई चीजें रहेगी, तो आप कंक्लूड कर पाओगे जल्दी। फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा चैप्टर ओके अपने लिए जो आता है वो चैप्टर आता है ऑडिट प्लानिंग का। ओके मैं बता दूं चैप्टर का नाम ऑडिट प्लानिंग है, लेकिन ये चैप्टर का नाम ऑडिट प्लानिंग है, लेकिन इसके अंदर ओके खाली प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। यानी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था याद है ब्रेक के पहले, मटेरियलिटी होता क्या है, मटेरियलिटी होता क्या है, उसका डिस्कशन कौन सा चैप्टर में आएगा? चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर में। और प्लानिंग करना है ऑडिट का किस में आएगा? चैप्टर 2 सेकंड। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल।
यस सर। इफ यू फेल टू प्लान, यानी अगर आपके पास प्लान नहीं है तो 100% आप प्लान कर रहे हो कि आप फेल हो जाओ। ओके, और प्लान करना ही काफी नहीं होता, उसका इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। ओके, दैट इज व्हाट योर स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर। ओके, तो सेकंड चैप्टर इज अबाउट ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। ओके, बट मैं आपको चैप्टर का नाम था ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। ओके, इजी चैप्टर है, चैप्टर को बाद में देखेंगे। चैप्टर 3 आता है बाप चैप्टर, दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड इधर भी है, दे दे सफिशिएंट एंड। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पर लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मिक्स मैच है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। चैप्टर 3 को अपन 3A और 3B में पढ़ेंगे। ओके, 3A और 3B। तो चैप्टर 3 आपको 2 पोर्शन मिलेगा, 3A एंड 3B। दोनों चैप्टर का नाम एक ही रहेगा क्योंकि चैप्टर का नाम वही है पर कंसेप्ट अलग अलग है। तो लेट विल डिस्कस। तो 3A 3B विल डिस्कस अबाउट ऑडिट एविडेंस। चैप्टर 4। ओके सर, मेरे को बताओ क्या 100% ऑडिट करने का? नहीं, ये तो क्लियर है ना। अरे 100% ऑडिट परवड़ेगा भी नहीं रे, पागल हो गया यार। कितना कॉस्ट वॉस्ट है, ये चीज है, टाइम कितना है, रिसोर्स कितना है। अब मेरा क्वेश्चन है, फिर ऑडिट किस में ज्यादा करे, किस में कम करे? मतलब मेरा क्वेश्चन है, किस में ज्यादा काम करे, किस में कम काम करे? अगर 100% नहीं बोल रहे हो पर किस में तो कुछ करना पड़ेगा ना, कितना काम करने का फिर? 50%, 60%? उसके लिए कुछ रहेगा, जजमेंट फॉलो करना, जजमेंट लगाएंगे। पर ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ तो होगा ना जजमेंट के लिए, कुछ तो होगा ना, कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। क्राइटेरिया के अलावा और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, मटेरियलिटी हो गया, वो शेयर होल्डर इंटरेस्ट मटेरियलिटी के रिलेटेड हो गया। तो जितना पैसा है, जितना एविडेंस होगा उतना ज्यादा। कितना ठीक एविडेंस है, मिलेगा? चलो एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से लिंक कर सकते हो कि नहीं? मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। आपने सीए इंटरमीडिएट किया, एज्यूम करते हैं सीए इंटर पढ़ते वक्त आपको ऑडिट सबसे डिफिकल्ट लगा। एज्यूम करते हैं ऑडिट डिफिकल्ट लगा। मेरे को बताओ सीए फाइनल में जाके, ओके, आपको मालूम है वो सब्जेक्ट वापस आई, तो मेरे को बताओ आपको इंटर में आपको मालूम पड़ा, ओके, अकाउंट बहुत अच्छा था, टैक्स बहुत अच्छा था, एसएफएम बहुत अच्छा था, लेकिन ऑडिट बकवास रहा। मेरे को बताओ फाइनल में आप किस में ज्यादा पढ़ोगे? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे ऐसा है क्या? नहीं, पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा ध्यान किस में देंगे? क्यों सर? ऑडिट पे फोकस। क्यों फोकस करेंगे? समझ में आ गया मेरे को? वीक है। इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेरा एग्जांपल समझा क्या तुमको? यानी आपको बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल सब में से आइटम देखने होंगे और जिसमें आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा है वो रिस्क मिक्स मत करो 1% से। हाँ, मैं रिस्क दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं। रिस्क ज्यादा है कि भाई इधर ये गलत हो सकता है और इधर रिस्क कम गलत हो सकता है, उसमें ज्यादा काम करेंगे, और जिसमें रिस्क कम है उसमें काम कम करेंगे। एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल सुनो। ओके, सैलरी। आप अब ये क्वेश्चन मत पूछना सर कैसे पता चलेगा रिस्क कितना ज्यादा है, क्या है? तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना, झंपे है, बिना चैप्टर पढ़े होगा क्या? लेकिन एग्जांपल सुनना मेरा, तेरे को मालूम पड़ेगा सैलरी में डमी सैलरी प्रोसेस हुई है। तेरे को क्या मालूम पड़ा? सैलरी में डमी सैलरी प्रोसेस हुई है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? और तेरे को मालूम पड़ा सेल्स में कोई झोल नहीं है। समझ में आया? देखा नहीं है तूने, लेकिन समझ में आया। अब मेरे को बताओ किसमें ज्यादा काम करेगा, किसमें कम काम करेगा? खत्म। यानी मेरे को बताओ किसमें 50% एविडेंस चेक करोगे? सेल्स में। किसमें 90% एविडेंस चेक करोगे? I do think you are getting the concepts. Okay, that is nothing but chapter 4. Chapter 4 बताएगा कि ऐसे अपन कैसे ढूंढ सकते हैं, and that is called chapter 4 risk assessment. ये बाप चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 11 के कॉम्बिनेशन कर लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 30% मार्क आपके हाथ में। 30 तो मतलब 3 चैप्टर मिलके 35%, 30 to 35% का मार्क्स कंपलसरी बोल रहा हूँ। मिनिमम आता है, मैक्सिमम में 48 मार्क्स तक गया हुआ। 3 और 4 आप इमेजिन कर सकते हो 3 और 4 क्या लेवल है। और 3 और 4 पूरी कहानी ऑडिट किया मालिक, 3 और 4 कहानी है पूरी। तो 1 2 3 4 कांड समझ में आ रहा है? चैप्टर 5 ओके, क्या मेरा काम है फ्रॉड ढूंढना? वापस बोल रहा हूँ सर आप ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? मैं मैं सुन लो सब लोग। ओके, ये चैप्टर ये क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे को क्या फुल टाइम पास करना है ऐसा नहीं है। ओके, मेरे पास काम धंधे है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल जब मैं लिंक करूंगा तो मेरे को चैप्टर के लिंकेज चाहिए। आपके पास भले इंडेक्स होगा लेकिन चैप्टर के लिंकेज, उस टाइम पे मैं इंडेक्स देना दूंगा, चेक करो इंडेक्स और 5 मिनट दो, देखो इंडेक्स में क्या है, ऐसा थोड़ा ना बोलूंगा मैं। तेरा क्लिक होने चाहिए। तो मेरे को ये चैप्टर जो एक है कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मेरे को ये चैप्टर रटने हैं आपको, फिर इसके बाद मैं इसको स्टैंडर्ड के नंबर पे लिंक करूंगा। कुछ भी वो जो भी आगे की इशू है वो आज नहीं डिस्कस करते। तो पहले 4 चैप्टर। सबसे पहला बेसिक, कैसा रखोगे? बेसिक।
दूसरा होगा प्लानिंग एंड मटर्निटी। प्लानिंग एंड, मैं तो मटर्निटी बताता भी नहीं ना, फिर तुम्हारे चैप्टर में नाम तो प्लानिंग ही है, मैं क्यों बताना रहा हूँ, मेरे को चाहिए वो आगे डिस्कशन में। प्लानिंग एंड मटर्निटी। तीसरा पॉइंट क्या है? एविडेंस। एविडेंस में हमेशा दो चीज होती है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। उसको छोड़ो मत, उसको छोड़ो मत। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है? रिस्क। ओके, यानी कौन से एरिया में काम ज्यादा करना, जिसमें रिस्क ज्यादा, कौन से एरिया में कम करना, जिसमें रिस्क कम। परफेक्ट मालिक, तोड़ मालिक, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सबसे तोड़ मजे वाले चैप्टर। ओके 5, 6, 7, 8 बहुत शिद्दत वाले चैप्टर है। सर क्यों शिद्दत वाले चैप्टर है? क्योंकि अगर मैं बोलूं ये 4 चैप्टर अपने 2 या 3 ढाई लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ओके, चैप्टर 5 अप्रोक्सीमेटली, चैप्टर 5 जो है वो 3 घंटे का चैप्टर है। चैप्टर 6 अपने लिए 1-1.5 घंटे का चैप्टर है। चैप्टर 7 1 घंटे का, चैप्टर 8 1 घंटे का चैप्टर है, और चैप्टर 7 अपने लिए 3 घंटे का, 2 घंटे का चैप्टर है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स कंबाइन। वरना तो सबसे छोटा, जितना छोटा उतना खुशी होती है ना रे। ओके, लेकिन मार्क्स पर ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। ओके, तो 5, 6, 7, 8 नाम भी तो बता दो। वेदांत, सरप्राइज, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा। बता रहा भाई, पर मैं बता रहा था भाई यार कॉन्फिडेंस, मेरे को बताओ कॉन्फिडेंस आता ना रे, ऐसा लगता है यार 4 चैप्टर। ए बालों के साथ क्या खेल रहे थे तू? क्या घुमा क्या रहे बाल ऐसे ऐसे? क्या घुमा के क्या होगा? क्या जब जब लहरे, किसने बाल घुमाने चाहिए और कौन घुमा? तो समझे कि मैं क्या बोला इतना? चैप्टर 5 फ्रॉड। क्या ऑडिटर को फ्रॉड ढूंढना है? लेकिन क्या ऑडिटर को फ्रॉड मिल सकता है? क्या ऑडिटर को फ्रॉड का सस्पिशियस भी आ सकता है? उस टाइम पे क्या करना ऑडिटर? कौन सा चैप्टर बताएगा? ओके, ये वाला चैप्टर बताएगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो चैप्टर 5 इज अबाउट फ्रॉड। चैप्टर 5 इज अबाउट फ्रॉड, लेकिन वो रिस्क में ऐड होगा, वो देखेंगे, पर वो 5 वाला फ्रॉड है। छठा पॉइंट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये आपका थोड़ा EIS के जैसा चैप्टर है। आपका EIS हुआ तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, EIS नहीं हुआ तो भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा। ओके, तो अपन तो तोड़ है ये। ओके, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन पूरा EIS। यहाँ पर EIS का पूरा रोल है। ओके, 1-1.5 घंटे का चैप्टर है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। वो EIS का कंटेंट हुआ है कि नहीं, ये कंट्रोल के कॉन्सेप्ट EIS में वो नहीं हुए रहेंगे तो इधर डिस्कशन में आएंगे, तो थोड़ा सा आधा घंटा, आधा पौना घंटा ज़्यादा पड़े। पर चैप्टर 6 इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यानी ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं कि हम दूसरे ऑडिटर की बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी। एवरीबॉडी एग्री? ओके, अब मेरे को बताओ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भले ही रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे कौन बना के देगा? आज के डेट में कोई है ऑर्गेनाइजेशन जो मैनुअल में P&L बैलेंस शीट बनाती है? नहीं, सब लोग टैली से निकालते हैं। टैली आपको मालूम होगा, टैली नहीं भी मालूम होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर होंगे, ERP VRP। Yes, sir. ओके, अब मेरे को बताओ, वो सॉफ्टवेयर पे अगर कंट्रोल नहीं रहा, क्या वो P&L पे रिलाय कर पाओगे? No. वही तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए तुमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से काम है। ये तुम्हारा सिलेबस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लिंक्ड है। तुम्हारा सिलेबस किसको लिंक्ड है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो तुम अपना स्कोप चेंज मत करो। हाँ, स्कोप चेंज मत करो, तुम्हारा स्कोप मत चेंज करो। तुम ये मत सोचो नहीं मैं तो इंटरनल ऑडिटर जाऊंगा। ये अंधेरी क्या रहे, टाइम पास कर रहे, गोलगप्पे खा रहे करे। ऐसा ऐसा एक बंदा एक ऐसा था, एक बंदा ऐसा ऐसा लेटे ऐसे 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 कैसे वे? अरे हाय कर रहा मैं बोलने के बाद झंपे, लेकिन तू बैठा कैसा है? अरे तू बैठा कैसा ऐसा? लेट लेट तकिया लेके आ कल से, गादी वादी भिजवाऊं मैं इधर से बोलता भाई। अरे और सामने से आ जाएगा, अपना सामने ऑफिस है, उधर से आ जाएगा। इधर तो बेचारा सो भी नहीं सकता, मतलब लेट के। ऐसे तो सो सकता है, ऐसे तो कोई कोई जुल्फे भी बना रहा है। बना ले और बना ले, ऐसा है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बाद आता है चैप्टर 7। ओके, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, मेरे को बताओ 100 में से कितने लेने के? 100 में से कितनी चीजें चेक करें? ओके, फिक्स है 10 है, 10 में से कितने? 5 चेक करोगे सब लोग? सबके अलग होंगे? हाँ सर, एवरीबॉडी मैटर ऑफ जजमेंट। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो जजमेंट है ना, तो सबका जजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। मैंने बोला ना, जजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए मैं खाली 1 चेक कर रहा हूं, तू 9 चेक कर रहा है। जजमेंट में हमारा क्या होगा? 5 या 6। वो जजमेंट चैप्टर कौन सा अच्छा करेगा? ओके, चैप्टर 7 एंड दैट इज अबाउट सैम्पलिंग। ओके, तो सैम्पलिंग कैसे बनते हैं, उसके रिस्क क्या है, सैम्पलिंग में प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं। अरे यार, सैम्पलिंग में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? आपने जो चैप्टर छोड़ा वही एग्जाम में आया। सबसे बड़ा रिस्क ये तो रिस्क है, आपने जो छोड़ा वही एग्जाम में आ गया। ऐसा होता नहीं है? हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा?
बहुत बार हुआ, सर बहुत मेरा तो काफी बार हुआ है, मेरा तो 10th और 12th हर बार हुआ है, हर बार हुआ है। आज भी हुआ, आज होते ही रहता साथ साथ में होते ही। 10th 12th में तो नसीब ही ऐसे था साला। 10th 12th में तो मेरे को आज भी याद है यार, क्या है साला, क्या आदमी कैसा पढ़ा भगवान जाने। वही तो, कैसे मिले मार्क्स। हो गया। एंड 8वां पॉइंट, मैं तो बताऊँ एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ, सुन। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, मतलब चैप्टर नहीं, मेरे स्टैंडर्ड। मैं जब 5th में था तो मेरे को कुछ 58% आए, जब मैं 6th में था तो मेरे को 62 आए, 7th में था तो मेरे को 59 कुछ आए, ओके 8th में था 64 आए, 9th में मेरे को कुछ 56 आए। मेरे को पता 10th में कितना आना चाहिए, 90। तो मैं एडमिट है क्या, 90 क्या, मेरी इज्जत खराब कर रहा तू। 65, खाली 65 बोल रहे हो आप, डायरेक्टली 1 पॉइंट बोलोगे नहीं, 1 पॉइंट पे लाओगे, रेंज दोगे। मैं बोल रहा हूँ 1 पॉइंट दोगे या रेंज दोगे, एक रेंज बताओ तुम। 55 ओके मैं एग्जांपल 55 टू 65। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 60 आया, कोई क्वेश्चन, तेरी औकात ही थी, ऐसा ही बोलेगा ना तू। ओके लेकिन मैं तेरे को बोलता हूँ 95, अबे सारे कहां पर क्लास किया बे, अबे रेस क्या क्लास रेस, कहां पर किया, बता, ऐसा बोलेगा ना तू, ठीक है। और अगर मेरे को 35 आया, अबे ताते डेंगू का तो कबे, ऐसे होगा ना। चैप्टर 8 यही है, चैप्टर 8 इज एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या, ओके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेडिक्ट करना होगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। एग्जांपल मेरे को बताओ, पिछले साल का रेंट था 1 लाख रुपया, उसके पिछले साल रेंट था 1,20,000, मेरे को बताओ इस साल का रेंट कितना होगा, 1,40,000 से 1,55,000, ऐसा ही होगा ना। अब मैं बोलूंगा मेरा आपको मालूम पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1.5 लाख रेंट गया है, मेरे को बताओ कोई दिक्कत नहीं आप बोलोगे कॉन्फिडेंस है, लेकिन रेंट गया 2 लाख, ओ फिर आप इंक्वायरी करोगे, अमिता तेरे 2 लाख का के लिए गया। मैं नहीं बोल रहा फ्रॉड हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है 2 लाख सही गया होगा, लेकिन उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर, समझ में आया एवरीबॉडी? ओके तो मेरे ख्याल से 8 चैप्टर के लॉजिक बैठे क्या? तो पहले 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर सेट बनाते जाओ। पहले 4 चैप्टर के सेट, उसके बाद 4 चैप्टर के सेट, उसके बाद और एक चैप्टर है 9 चैप्टर, इसको हम लोग थोड़ा सा ओके चैप्टर 3 के साथ लिंक करेंगे। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर है ना आपको सब बैलेंस शीट के जितने आइटम है, पीएनएल के जितने आइटम है सब दिया, और उसके अंदर ऑडिट करते हुए क्या चेक करना है, ये रीड मारना है, रीड मार के खत्म करना है। और इसका रीड मारने से ज्यादा इसका लिंक होगा, लिंक करके स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो मैं इसमें एक तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। ये एक चैप्टर है जो अपन के लिए रिस्क लेने वाला कॉन्सेप्ट है, और उसका कारण भी अपन डिस्कशन करेंगे। पर ये वापस मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला चैप्टर छोड़ना है, हाँ, पर मेहनत ज्यादा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है उसका स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा, उसका लॉजिक है, उसके लॉजिक है। तो 9th है पर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मेरे को बताओ फिक्स एसेट में क्या क्या चेक करोगे, आज समझ में आया था क्या था एग्जांपल, मेरे को बताओ, रिकॉल करके। Property papers, tax, आपको चैप्टर 9th में, ठीक है समझ गया, चैप्टर 9th में क्वेश्चन यही है, फिक्स एसेट में क्या चेक करना है, फिर आपको एक लिस्ट होगी, आपको इन्वेस्टमेंट में क्या चेक करना है, फिर लिस्ट होगी, फिर शेड्यूल 3 में क्या आता है, फिर शेड्यूल 3 का लिंक। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो चैप्टर 9 वैसा है, पर ठीक है चैप्टर 9 को सेपरेटली रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 10, ओके ये भी सेपरेटली रहेगा, कंपनी ऑडिट। ओके मेरे को बताओ आपको किसने पावर दिया ऑडिट करने का? कंपनी एक्ट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10। ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, ऑडिटर के पावर क्या होगी, ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी, ऑडिटर को और क्या रिपोर्ट करना है, ये सब रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दैट इज चैप्टर 10 एंड दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑडिट। सेपरेटली ओके 2 लेक्चर जाएंगे अपने कंपनी ऑडिट में, पर सेपरेट लेक्चर रहेंगे, ये इसका किसी और चैप्टर से लिंक्ड नहीं करना है। ओके ये चैप्टर इंडिपेंडेंटली चैप्टर चलेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि ये चैप्टर पढ़ा तो दूसरे चैप्टर में काम आएगा, या दूसरे चैप्टर पढ़ा तो तीसरे में काम आएगा। ओके इंडिपेंडेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है चैप्टर 9th और 10th, क्लियर मालिक? 11th को आप पहले वाले पोर्शन में डालोगे, 11th को आप पहले वाले पोर्शन में डालोगे एंड दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स इसको क्या है मैं कल बताऊंगा, ये छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। पर 11th वाला चैप्टर तो मेरे को पता कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाया अपन ने अभी तक, 1 2 3 4 11। उसके बाद मैंने क्या बताया, 5 6 7 8, ये वाला 9 इसमें नहीं डाला था बेवड़े, 9th अलग 10th अलग, और 12th और 13 अलग। 12th ऑडिट इज बैंक ऑडिट एंड 13th इज अदर एंटिटीज। ओके यानी एग्जांपल सिनेमा का ऑडिट करना है तो क्या चेक करोगे, क्लब का ऑडिट करना है तो क्या करोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करना है तो क्या करोगे, गवर्नमेंट का ऑडिट करना है तो क्या चेक करना है, चेक क्या करना है,
सर फिर 9th चैप्टर में अपने देख लिया ना, चेक क्या करना है। 9th चैप्टर में आपने जो देखा वो बेसिक्स आइटम थे कंपनीज के, ओके लेकिन उसमें सिनेमा हॉल नहीं देखा अपन ने, उसमें अपन ने क्लब नहीं देखा, उसमें अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देखा, उसमें अपन ने पीएसयू गवर्नमेंट ऑडिट नहीं देखा। भारत माता की जय, समझ में आ रहा है क्या मालिक? Yes, sir. अरे हाँ या ना? ये हुआ आपके लिए 13th चैप्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर? एंड Yes, आपका sir. एक लास्ट चैप्टर आएगा एंड दैट इज 14th चैप्टर जो स्टैंडर्ड का होगा। ओके अब ये खाली स्टैंडर्ड इसमें कवर नहीं है, स्क्रीन पे ध्यान दो एक बार खाली सबके सब स्क्रीन पे ध्यान दो। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये सब कंबाइंड स्टैंडर्ड्स है। सर ये स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होते हैं? क्या अकाउंट में स्टैंडर्ड्स होते हैं? ओके तो उसको हम लोग क्या नाम दिए? उसी तरह ऑडिट में होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एवरीबडी विथ मी? ओके तो याद रखना आपको चैप्टर 14 का नाम मिलेगा स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसका मतलब खाली वही चैप्टर में स्टैंडर्ड है क्या? कौन से चैप्टर में स्टैंडर्ड है? चैप्टर 1 2 3 4 11 5 6 7 8। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते जाओ जैसे मैं बना रहा हूं। ओके 5 6 7 8 और उसके अलावा जो बचेगा वो हैगा ओके 14 मतलब ऐसा है जो कोई चैप्टर में नहीं गया है। आपको मालूम है, आपको ऑडिट की मॉड्यूल अगर आपने देखी होगी तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बुक है, प्रोनाउंसमेंट है। प्रोनाउंसमेंट दिखा है? प्रोनाउंसमेंट क्या है? प्रोनाउंसमेंट क्या है? हाँ ओके प्रोनाउंसमेंट क्या है? स्टैंडर्ड्स। तो सर ये पूरा प्रोनाउंसमेंट ओके पूरा प्रोनाउंसमेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा? आंसर यस सर पूरा पढ़ेंगे। यही पॉइंट है उसमें। आप जब मॉड्यूल आती है तो मॉड्यूल आपको 2 सेट में दिए, एक मॉड्यूल बना के दिए और एक प्रोनाउंसमेंट करके सेट दिया जो बेयर एक्ट जैसा है। बेयर एक्ट समझ में आ रहा है तुमको? बेयर एक्ट सुना है कभी? यस सुना है बेयर एक्ट? लॉ में सुना होगा आपने। ये आत्मा यस सर। ओ आपस का वो ग्रुप डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को बता। मैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ पॉइंट है डिस्कशन। अरे माँ कसम मैं सॉल्व करूंगा, मेरे को आता है। अरे माँ कसम आता है मेरे को, सच्ची में बोल रहा हूँ। पक्का ना? मतलब चलेगा ना? रिलेटिव मतलब मेरे मतलब ठीक है ना? लू ना? स्टैंडर्ड्स आप मैं वापस बोल रहा हूं, प्लीज मेक इट क्लियर। प्रोनाउंसमेंट की पूरी बुक है सर। वो बुक क्या है? वो स्टैंडर्ड्स की बुक है। वो आपको बेयर एक्ट दिए हुए है और वो बेयर एक्ट का कॉन्सेप्चुअली ऑलरेडी सब जगह कवर्ड है। वो किधर कवर्ड है? चैप्टर्स में। तो अब जब वो चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो वो स्टैंडर्ड वहां पर ही कवर हो रहा है। यानी एग्जांपल बोल रहा हूं, अब जैसे ही चैप्टर कल चैप्टर 1 खत्म होगा, आप कल और परसों और डे आफ्टर टुमारो सैटरडे जाके प्रोनाउंसमेंट से जो स्टैंडर्ड नंबर बता रहा हूं वो देख लेना, तो आपको समझेगा चैप्टर नंबर का जो सारा था वो स्टैंडर्ड उधर कवर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? यानी आपको प्रोनाउंसमेंट की एक बैरक दी गई है और उसी को चैप्टर में लिंक किया हुआ है। तो अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्रोनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जो आपको चैप्टर्स में नहीं है लेकिन किसमें है? तो फिर उसको भी तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउंसमेंट में है लेकिन चैप्टर्स में नहीं है। तो वो किधर कवर हो रहा है? चैप्टर 14। यानी अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो चैप्टर 14 करके कुछ है नहीं। अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे, मॉड्यूल कंपेयर करोगे तो चैप्टर 14 करके कुछ नहीं है। तो चैप्टर 14 कहां से आया? प्रोनाउंसमेंट द स्टैंडर्ड विच आर नॉट देयर। तो जो स्टैंडर्ड नहीं है और जो आपके स्टैंडर्ड रिलेवेंट है, ऐसा भी है प्रोनाउंसमेंट में 3-4 स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन वो दिए हुए हैं बिकॉज बेयर एक्ट है, तो पर वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ड्यू कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा। बट मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझा सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. अरे हाँ या ना? पक्का कॉन्सेप्चुअली समझा? ठीक है। 2 चीज मैं क्लियर कर दूं। पहली चीज मतलब प्लीज बी ऑन टाइम, मतलब लॉजिक कल अपन चालू करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज याद रखना एंड मेक श्योर मेरे को जो टाइमिंग है अपना टाइमिंग ऐसा ही रहेगा 5 से लेकर 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक जो भी पॉइंट है। उसके बाद वापस चालू करेंगे 7-7:15 जो भी टाइम रहेगा और उसके बाद अपन 9 बजे तक लेने वाले हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से खाली मेरे को संडे का टाइमिंग कुछ चेंज दिया हुआ है मेरे को। हाँ संडे का कुछ मॉर्निंग का रहता है क्या? मेरे को खाली ये बोले मेरे को, तो संडे का मॉर्निंग का रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग में इधर ऑफ इट जो भी है अपने को मिलेंगे। तो अपना जो सेशन होगा, ओके सुन लीजिए सेशन, ये जो सेशन चलने वाला है ये चैप्टर 1 कवर होगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा 11। कौन सा होगा? और उसके बाद होगा 3A। दिस इज फर्स्ट सेशन। सेकेंड सेशन में जो चैप्टर 3A के बाद वाला 4, 3B, 5, 6, 7, 8 और उसके साथ में और एक छोटा चैप्टर कोई कवर कर लेंगे अपन, ये सेकंड सेशन। और थर्ड सेशन होगा जो अपने 4 या 5 लेक्चर का रहेगा, जिसके अंदर कंपनी ऑडिट 2 लेक्चर जाएगा, बैंक ऑडिट अपने लिए 1 लेक्चर का काम है और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ऑडिट वो 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर का काम है। मतलब वो 5 घंटे का काम है। तो 5 घंटे मतलब अपने को 1.5 लेक्चर किसमें डिवाइड होगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी गोइंग ऑन।
तो आज के लिए कोई भी डाउट मालिक? नो सर ओके सर, एक क्वेश्चन आया है प्रीतम का। सर आप आईसीआई, एक सेकंड मैं लेता हूँ क्वेश्चन। प्रीतम का सर, आप आईसीआई के मॉड्यूल से करोगे या एडनोवेट के टेक्स्ट बुक से? एडनोवेट की जो टेक्स्ट बुक है वो मेरी ही टेक्स्ट बुक है, मैं उसमें से कवर करूंगा। आप चाहिए आप मॉड्यूल से पढ़ लीजिए, उसमें कुछ डाउट आया तो मेरे को बता दीजिए। ओके, आपको लग रहा है नहीं भाई मैं मॉड्यूल रिफर करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉड्यूल से बाहर जाएगा ही नहीं। इंस्टीट्यूट डज नॉट नो अमित तातेड़, इंस्टीट्यूट डज नॉट नो एनीवन एल्स। इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल दिए, मॉड्यूल ही बेस है, लेकिन वो मॉड्यूल का ही क्रक्स देखो क्या होता है। कुछ कुछ जगह डुप्लीकेशंस होते हैं जो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। एग्जांपल मेरे को बताओ, प्रोनाउंसमेंट तू लेके बैठ जाएगा, तेरे को झेपेगा ही नहीं यार क्या कहां से ये स्टैंडर्ड आ गया है, फिर तेरे को चैप्टर से लिंक करना है। पर मेरा पढ़ाने का मतलब जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो स्टैंडर्ड के बेस पे ही है, तो आपको वो कवर हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि भाई यार अब तुम मॉड्यूल पूरा गो थ्रू कर लो, मतलब जैसे ही हो जाए उसमें कोई डाउट रहा तो मैं तो बैठा ही हूं, मैं किधर इधर छोड़ के जा नहीं रहा हूं भाई, मेरी प्रॉपर्टी भी है मुंबई में, मतलब जाना इजी नहीं है भाई मेरे लिए, है ना। ऑनलाइन में पढ़ लो, किसी को डाउट कुछ? उदय भाई नो सर पक्का ना? सर हाँ बोलो सर, ये क्लब्स की तरह बार और होटल की भी ऑडिट होती है क्या? हाँ, होटल और किसकी? बार की होती है ना भाई। हाँ तो सर वो आएगी? हाँ तो गाइए सर, गाइए उसको। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हॉट मी, हॉट माय हार्ट गॉट हॉट। बार और होटल की ऑडिट आपको लास्ट वाले चैप्टर 13 चैप्टर में रहेगी, पर उसको ऐसा बार एंड होटल नहीं दिया गया है, उसको आपको क्लब दिया गया है, मालूम है ना। बार होटल को क्लब बोला जाता है। ओके, अलग अलग नाम, नेमिंग कन्वेंशन है। होटल का ऑडिट अलग है, ये ऑडिट अलग है, व्हाइट कलर लैंग्वेज में। हाँ मालिक ऐसा होता है। वह भाई उदित बहुत इंटरेस्टेड है कौन से होटल तुम्हारा। थैंक यू सर। तुमको ये मैं बता दूं, अरे कोई तुम्हारा कोई टेंशन, देखो ऑडिट जैसे भी रहेगा, भले ही वो चैप्टर 12 और 13 है, मैं आपको बता रहा हूँ आपका बेस कभी छूटेगा नहीं। बेस क्या है? आज जो आपने पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, और उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, उसके लिए ऑब्टेन क्या करना होगा? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। खाली ओके, खाली फर्क ये होगा, कंपनी ऑडिट करोगे तो एविडेंस अलग होंगे, ओके, क्लब का ऑडिट करोगे तो एविडेंस अलग होंगे, गवर्नमेंट का ऑडिट करोगे तो एविडेंस अलग होंगे, म्युनिसिपैलिटी का ऑडिट करोगे तो एविडेंस अलग होंगे। द ओनली थिंग इज व्हाट इज चेंजिंग? एविडेंस, बट प्रोसीजर डज नॉट चेंज। यस, प्रोसीजर इसीलिए तो छोटे चैप्टर क्यों है फिर वो आगे वाले? आपके पहले वाले क्यों बड़े शिद्दत में 80 घंटे जा किधर रहे हैं? अगर ये सर ये तो 4 चैप्टर तो आप तो बोले ऐसे निपट जाएंगे, 3 आगे के चैप्टर भी निपट जाएंगे, तो मेरे बैंड कौन बजा रहा है? चैप्टर 1 2 3 4 11, ये 5 चैप्टर तेरी पूरी। लेकिन अगर ये 5 चैप्टर तेरे को झेप गए तो तेरा ऑडिट का तोड़ कंट्रोल आ जाएगा। एंड मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा टारगेट इज वेरी क्लियर, आई एम फोकसिंग ऑन 60। मैं देखो मैं वापस बोल रहा हूं, मैं मार्क्स के लिए बात कर रहा हूं। देखो रैंक होल्डर है वो अलग से रहो, क्योंकि उसको 60 वैसे ही आना है। रैंक होल्डर 60 तो लाएगा ही ना भाई, उसको तो हर पेपर में 60 लाएगा। रैंक होल्डर अपने इसमें और एक डिफरेंस क्या होता है मालूम क्या? रैंक होल्डर जितने मार्क्स आते हैं उतना अपन अटेम्प्ट करते हैं, मालूम है ना। रैंक होल्डर को जितने मार्क्स आते हैं, अरे इतने, मैं तो इतने का अटेम्प्ट करके आया था, मैं तो बाहर निकला मेरा तो इतना ही हुआ था भाई, तो 80, मैं तो 80 का तो लिख के ऐसा होता है। तो मेरा टारगेट कौन है? मैं वापस बोल रहा हूँ, रैंक होल्डर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट तोड़ पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। रैंक होल्डर अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट मेहनत करेगा, वो अपने आप कर लेगा, स्किल्ड वे से काम करेगा। इसका मतलब दूसरे वे स्किल्ड नहीं है क्या? स्किल्ड नहीं है। ओके, अपन का आज का मेथोडोलॉजी ऐसा है कि भाई हमको तरीका चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 40 कोई भी पेपर में लाना, अगर आप शिद्दत से पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम किधर होगी? 200। एंड यू विल, यू अगेन चाहिए तो आपको रिजल्ट आएगा, एग्जामिनेशन आएंगे, तुम्हारे कोई दोस्त रहेंगे, तुम्हारे जो सीनियर्स रहेंगे, उनसे पूछ लेना उनके प्रॉब्लम्स किधर आती है। ओके बॉस, या तो एक हाथ सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी जिसके लिए उनकी लगी पड़ी होंगी, या ओके प्रॉब्लम होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंड इवन ऑडिट के लिए ये बोला जाता है, मैं ये भी बोलता हूँ, मतलब एक लास्ट पॉइंट पे कमेंट करके खत्म करता हूँ। ऑडिट में तुमको ये बोला जाएगा तेरे को झेपने वाला नहीं क्या चल रहा है, तेरे को चाहिए सीनियर से बात कर लेना। और अपन ये चीज़ पहला सेशन होने के बाद और दूसरा सेशन होने के बाद बात करेंगे, तेरे को झेप रहा है और लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ये गारंटी मेरी है क्वेश्चन के साथ में। ओके ये वाले पॉइंट पर रहेगा बस, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मेरे ख्याल से आज तू समझ चुका है, मतलब स्टार्ट कैसे हो रहा है। अगर तू आज समझ चुका है तो आगे वाली चीजें तो और फॉर्मल होगी। तोड़ ओके तोड़ मालिक, टेक केयर मालिक, यस सर बाय बाय बाय, थैंक्स अ लॉट मालिक। बाय सर।